अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से व्यू 3 के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में हम इंट्रोडक्शन टू व्यू जेएस से लेकर कंपोनेंट्स ऑफ व्यू जेएस के बेसिक्स जो हैं वो सारी की सारी कवर करेंगे। तो ये एक बिल्कुल बिगिनर्स के लिए क्रैश कोर्स है, मतलब अगर आपको व्यू जेएस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, फिर भी आप इस क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी मेरी व्यू जेएस की जो वर्जन 2 की सीरीज़ देखी हुई है, तो अभी इसमें आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें न्यू होने वाली हैं, तो इस क्रैश कोर्स को आप एटलीस्ट एक दफ़ा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस क्रैश कोर्स को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्यू जेएस वर्जन 3 के क्रैश कोर्स को। इंट्रोडक्शन से पहले हम देखते हैं कि इस क्रैश कोर्स का एजेंडा क्या है और इसमें क्या कुछ हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूँगा उसको फिर हाईलाइट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं दूसरी स्लाइड को ओपन कर रहा हूँ। तो इस स्लाइड में मैंने इस सीरीज़ का या इस क्रैश कोर्स का जो एजेंडा है, वो आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे व्यू जेएस का कि व्यू जेएस क्या है, किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करने के डिफरेंट तरीके सीखेंगे अपने हाउ टू इंस्टॉल के सेक्शन में। इसके बाद हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन और कंपोनेंट के इंस्टेंस किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं व्यू जेएस में और कैसे वो काम करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि टेम्पलेट्स एंड टेक्स्ट क्या होता है, किस तरीके से हम इसको एचटीएमएल के अंदर यूज़ करते हैं, कैसे हम इसको व्यू जेएस के अंदर से ग्रैब करके एचटीएमएल टेम्पलेट के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ हमारा ऑप्शन है वो है डाटा प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, के व्यू जेएस के अंदर डाटा प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जाता है और मेथड्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ और वाचर्स क्या होते हैं। कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास एक न्यू टेक्निक है जो व्यू जेएस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। उसके साथ साथ हम वाचर्स को भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम स्पेसिफिकली जो टेम्पलेट्स होते हैं उसके लिए देखेंगे कि किस तरीके से हम क्लास जो एक एट्रीब्यूट होता है किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का, और इसके अलावा स्टाइल भी एट्रीब्यूट होता है किसी भी एचटीएमएल टैग का, तो उनमें किस तरीके से हम बाइंडिंग करते हैं यूजिंग व्यू जेएस। फिर हम ये देखेंगे कि कंडीशनल रेंडरिंग किस तरीके से हम करते हैं और लिस्ट की रेंडरिंग कैसे करते हैं। और 10th टॉपिक हमारा होगा इवेंट हैंडलिंग को समझने का। उसके बाद हम फॉर्म इनपुट बाइंडिंग सीखेंगे, कैसे हम फॉर्म्स की इनपुट्स को हैंडल करते हैं थ्रू व्यू जेएस। और एट द एंड हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की और कंपोनेंट स्ट्रक्चर की, और कंपोनेंट्स को किस तरीके से किया क्रिएट किया जाता है और कैसे कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता है। ये एजेंडा है हमारे आज के इस क्रैश कोर्स का। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन का। हम इस स्मॉल इंट्रोडक्शन में कोशिश करेंगे कि इसकी जो इंट्रोडक्शन है उसको एज़ कम्पैक्ट एज़ पॉसिबल रखें, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। व्यू जेएस हमारे पास एक प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है और इसकी मदद से हम जो है वो यूज़र इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं। ज़हन में रखिएगा, कोई भी सर्वर साइड रेंडरिंग जो है वो हम व्यू जेएस की मदद से नहीं कर सकते। ये एक ऐसा टूल है जो कि फ्रंट एंड डिज़ाइनर्स के लिए है, जिसकी मदद से आप यूज़र इंटरफेसेस वगैरह आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। और एक न्यू टर्मिनोलॉजी जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है सिंगल पेज एप्लीकेशन की, जिसको स्पा भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इस जैसी एप्लीकेशंस को हम नहायत आसानी के साथ व्यू जेएस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं व्यू जेएस के, जो कि इसको दूसरे मोनोलिथिक जो फ्रेमवर्क्स हैं लाइक रिएक्ट, एंगुलर और इस तरीके से जो और काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं उनसे डिफरेंट करता है। वो है कि इसकी नंबर 1, ये एक डिक्लरेटिव रेंडरिंग अप्रोच को यूज़ करता है। मतलब व्यू जेएस के एनवायरनमेंट में जो चीज़ आप डिक्लेयर करते हैं उसको आप उसी के करस्पॉन्डिंग एक दूसरा मेथड मौजूद है जिसकी मदद से आप उसको रेंडर कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर। दैट इज़ कॉल्ड डिक्लरेटिव रेंडरिंग। इसके अलावा जो है वो यूज़र इनपुट को बहुत अच्छे तरीके से, जो दूसरा इसका फीचर है कि यूज़र इनपुट को बहुत अच्छे तरीके से व्यू जेएस हैंडल करता है और इसमें हमारे पास टू वे बाइंडिंग होती है। मतलब जो भी आप इनपुट देंगे, व्यू जेएस ऑटोमेटिकली अपने इन्वायरमेंट में, अपनी एप्लीकेशन में, अपने कंपोनेंट्स के अंदर
जो आगे चल के हम सीखेंगे उसके अंदर उसको आसानी के साथ अपडेट और मैनिपुलेट कर सकता है आसानी से यूजिंग। सो दिस इज़ द सेकंड फीचर के हैंडलिंग यूज़र इनपुट। उसके बाद आपको इसके अंदर कंडीशंस डिफरेंट लाइक इफ़ देन एल्स वगैरह भी मिल जाती हैं, और लूप्स जैसे फॉर लूप है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। आपको इसके लिए अलग से कोई और कंपोनेंट या कोई और लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ इसके अंदर चूँकि ये एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, तो इसके अंदर एक कंपोनेंट्स का फीचर भी मौजूद है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स को क्रिएट करके, क्योंकि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को देखते हैं जो आपको एचटीएमएल या वेब एप्लीकेशन नज़र आती है, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स मिलकर आपके पास एक वेब पेज या एक वेबसाइट रेंडर करते हैं। तो उस वेब पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो बेसिकली हम उन सेक्शन को लाइक हेडर है, फुटर है, साइड बार है, कंटेंट एरिया है, तो इन तमाम को हम कंपोनेंट्स कहते हैं Vue.js की ज़ुबान में। सो इन द टर्म ऑफ Vue.js वी कॉल्ड दोज सेक्शंस एज कंपोनेंट्स, और हम उनको कंपोनेंट्स की सूरत में क्रिएट करते हैं। और कंपोनेंट्स एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है जिस इसकी मदद से हम रीयूज़ कर सकते हैं उन कंपोनेंट्स को किसी दूसरी जगह पर भी नहायत आसानी के साथ। सो दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ कंपोनेंट्स इन Vue.js। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, सिंपल इंट्रोडक्शन है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैंने एक्सप्लेन नहीं की। सो द 4 मेन फीचर्स हैं इसके Vue.js के। नंबर 1 डिक्लरेटिव रेंडरिंग है, नंबर 2 हैंडलिंग यूज़र इनपुट है, नंबर 3 कंडीशंस एंड लूप्स आर अवेलेबल इनसाइड Vue 3। फिर है हमारे पास कंपोजिंग विद कंपोनेंट्स, सो वी कैन क्रिएट डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनको आपस में कंपोज करके जोड़कर हम एक कंप्लीट वेब ऐप क्रिएट करते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल Vue 3। डेफिनेटली जब आपने इसको यूज़ करना है अपने सिस्टम के अंदर या लाइव सर्वर के अंदर, तो आपको कोई ऐसी टेक्निक तरीका पता होना चाहिए जिसकी मदद से आप इसको इंस्टॉल कर सकें। सो मेनली जो Vue.js है उनको 3 डिफरेंट तरीक़ों से इंस्टॉल किया जाता है। इट ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके को प्रेफ़र करते हैं। मैं आपको तीनों तरीक़ों के फ़ीचर्स भी बता दूँगा और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूँ। सो सबसे पहला तरीका है वो है कि सीडीएन के थ्रू। सीडीएन सिंपली आप स्क्रिप्ट टैग की मदद से अपनी वेब ऐप या वेबसाइट के अंदर हेड टैग में इसको या बॉडी से पहले इसकी फ़ाइल को ऐड कर देते हैं यूजिंग ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट टैग, जिससे आप कोई भी दूसरा जावा जिस तरीके से आप कोई भी दूसरी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जेएस फ़ाइल होती है उसको इंक्लूड करते हैं सीडीएन के थ्रू। सेम उसी तरीके से आप इसकी Vue 3 की भी जेएस फ़ाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। तो दूसरा जो इसका तरीका है वो ये है कि थ्रू यूजिंग npm की मदद से आप सिंपली npm इंस्टॉल करके इसके पैकेज को अपने किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है कि इसकी जो Vue CLI है, जो Vue की ऑफिशियल CLI पैकेज है, कमांड लाइन इंटरफेस है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप एक कंप्लीट पैकेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक कंप्लीट समझ लें फ्रंट एंड वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उस फ्रेमवर्क के अंदर जो वो फोल्डर स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करके देगा CLI, उसको इस्तेमाल करते हुए आप फ्रंट एंड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे डिफरेंट हमारे पास फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जो कि Vue.js को बिहाइंड द सीन यूज़ करते हैं। जैसे आई थिंक Vue नेटिव है, एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि बिहाइंड द सीन Vue.js को यूज़ करता है। इसी तरीके से अगर आपने लारावल को या लारावल का नाम सुना हो या उसको इस्तेमाल किया हो, एक PHP का फ्रेमवर्क है जो फ्रंट एंड के लिए Vue.js को इस्तेमाल करता है। तो आप उसको इसी तरीके से किसी भी दूसरे फ्रेमवर्क के साथ अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग npm। और जो इसका CLI का पैकेज है उसकी मदद से आप एक कंप्लीट फ्रंट एंड एनवायरनमेंट सेपरेट स्टैंड लोन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो CDN पैकेज का सबसे बड़ा तो डिसएडवांटेज ये है कि इसको आप किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर फ्रंट एंड फ्लो के अंदर या इसके कंपोनेंट्स को क्रिएट करने में काफ़ी सारी आपको प्रॉब्लम होगी। इसको इंपोर्ट करने में, फिर उसको कंपाइल करने में काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर एक कंपोनेंट के लिए फिर एक ही फ़ाइल या मल्टीपल फाइल्स को ऐड करना होगा, फिर उन फाइल्स को आप इंक्लूड करेंगे। सो लॉट्स ऑफ हेडेक बिहाइंड द सीन है इस CDN के साथ। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, और अगर आप एक सिंपल फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, डायनामिक फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, इंटरेक्टिव फीचर ऐड करना चाह रहे हैं यूजिंग वर्चुअल डॉम,
तो सिंपली विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इस CDN को उस पेज पर ऐड कीजिए और उसके बाद उस फीचर को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं CDN के। इसी तरीके से अगर आप NPM की बात करें तो NPM के साथ फिर हमें कुछ और पैकेजेस को भी साथ मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। हम वेब पैक को यूज़ करते हैं या वेब पैक जैसे दूसरी CLIs जो होती हैं, पोस्ट जैसे बेबल हो गया या इस तरह के कुछ दूसरे स्क्रिप्ट्स होते हैं। सो उनको मिलाकर हमें इसको यूज़ करना पड़ता है। सो इन NPM के साथ भी इंस्टॉल करना इसको बहुत ज़्यादा कम्बरसम है और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए Node.js के प्लगइन्स के बारे में और पैकेजेस के बारे में, जिनको आप फिर NPM के साथ इंस्टॉल करके इसका एडवांटेज ले सकते हैं। सो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे जो लास्ट में है वो CLI जो है वो ऑफिशियली फ्रॉम द व्यू है और इसको सिंपली आपने एक दफ़ा अपने सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल करना है। यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन इस डिसएडवांटेज को भी ओवरकम कर दिया गया है बाय यूजिंग NPX। NPM और NPX दो हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर हैं, जिनकी मदद से हम न्यू एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो NPM बेसिकली इंस्टॉल करता है तमाम पैकेजेस को आपके सिस्टम के अंदर, वेयर एज़ NPX की मदद से जो भी हम कमांड रन करेंगे तो मेन जो पैकेज होगा जिसकी जिसकी एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हैं, वो इंस्टॉल नहीं होगा, बल्कि उसका सिर्फ पैकेज आपके सिस्टम में या उसकी वो एप्लीकेशन सिर्फ इंस्टॉल होगी। सो हम कौन सा तरीका यूज़ करने जा रहे हैं, हम इंस्टॉल करेंगे Vue.js को यूजिंग Vue CLI। सो Vue.js की जो ऑफिशियल CLI है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इंस्टॉल करेंगे और फिर उसकी मदद से हम अपनी एक स्केलेटन एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो इस वक्त मैं यहाँ पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल पर मौजूद हूँ। आप भी अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल को या बैश को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि एक स्पेसिफाइड फ़ोल्डर में जाएँ। जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर एक व्यू 3 क्रैश कोर्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया है। इस फ़ोल्डर में मैं यहाँ पर नेविगेट करूँगा। नेविगेट करने के बाद अब यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूँगा उस पैकेज को यूजिंग NPX। अब NPM की मदद से मैं ग्लोबली CLI को इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन NPX की मदद से मुझे किसी भी ग्लोबली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है पैकेज को, बल्कि वो इसको कैशे में इंस्टॉल करेगा और कैशे से ही हमारा पैकेज क्रिएट करके दे देगा। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा NPX @view/CLI, उसके बाद स्पेस दूंगा, फिर मैं लिखूँगा क्रिएट Vue 3 ऐप। सो ये मैंने सिर्फ इतना लिखा कि NPX फिर स्पेस फिर @view/CLI, फिर मैंने लिखा क्रिएट कमांड जो कि Vue CLI की 3 की कमांड है टू क्रिएट अ न्यू ऐप। सो देन उस ऐप का मैंने नाम दे दिया, फिर मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगा। सो अब क्या होगा कि NPX जो है Vue CLI की कैशे बिल्ड करेगा। कैशे मतलब इसको ऑफिशियली इंस्टॉल नहीं करेगा सिस्टम में, एक कैशे बिल्ड करेगा, फिर क्रिएट वाली ऐप को मतलब क्रिएट कमांड को रन करेगा और हमें Vue 3 ऐप क्रिएट करके देगा आफ्टर आस्किंग सम क्वेश्चंस। क्योंकि Vue CLI जो 3 है वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है पहले, फिर उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देता है। सो ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, तो जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है और जब तक वो क्वेश्चंस में आता है, मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ ताकि टाइम सेव किया जा सके।
तो इसने सारे पैकेजेस जो npx और vue CLI से रिलेटेड हैं वो इंस्टॉल कर लिए हैं। अब ये उसके क्रिएट वाली फंक्शनैलिटी पर जाएगा और हमें यहाँ पर कुछ कमांड्स देखने को मिलेंगी, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। उन ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करके Vue CLI 3 के थ्रू ज़रिए Vue 3 को कॉन्फ़िगर करके इसका जो फ्रंट एंड के लिए एक आप समझ लें कि वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे या एक फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लीज़ पिकअप प्रीसेट का ऑप्शन हमें दे रहा है और कह रहा है कि एरो कीज़ की मदद से आप किसी भी प्रीसेट को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफ़ॉल्ट प्रीसेट को पिक करता हूँ तो ये Vue 2 राउटर, Vuex, Sass, Babel, TypeScript, PWA और ESLint ये तमाम के तमाम इन पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा विद Vue 2। जबकि सेकंड डिफ़ॉल्ट प्रीसेट जो है वो है Vuex, Sass, Babel और ESLint को। थर्ड जो है वो माई प्रीसेट फॉर प्रोजेक्ट्स है, ये मैंने प्रीवियसली सेव किया हुआ था। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है, जो Vuex है, Sass और Babel, ESLint, जस्ट इसमें मैंने राउटर को इंक्लूड किया है और Vuex को ख़त्म किया। उसके बाद डिफ़ॉल्ट जो होता है जो Vue 2 का है वो Babel और ESLint है। उसके बाद आपको जिस जिस पैकेज की ज़रूरत होती है आप उसको इंस्टॉल करते जाते हैं। और ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है एंड से, उसमें है Vue 3 प्रीव्यू, क्योंकि Vue 3 अभी भी नेक्स्ट फीचर है, मतलब अभी उसका लास्ट फाइनल वर्जन नहीं है, अभी स्टिल इट्स इन बीटा। सो ये उसका प्रीव्यू वर्जन है Vue 3 का, तो इसी को हम इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं फीचर, बट फॉर अ क्विक सेशन और इस क्रैश कोर्स के लिए आई विल सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट Vue 3 प्रीव्यू, जो कि Babel और ESLint को इंस्टॉल करेगा विद Vue 3। सो इसको मैं सिलेक्ट करके एंटर कर लेता हूँ। सो मैंने पिक कर लिया उस ऑप्शन को। अब उस ऑप्शन से रिलेटेड देखिए Vue CLI का जो वर्जन है 4.5.11, अब वो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है डेस्कटॉप पर Vue 3 क्रैश कोर्स के अंदर Vue 3 ऐप के नाम से। सो इंस्टॉलिंग CLI plugins दिस माइट टेक अ वाइल। सो इसको मैं वीडियो को अगेन यहाँ पर पॉज करता हूँ। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास एक फुली वर्किंग Vue 3 ऐप क्रिएट हो चुकी होगी, जिसकी मदद से हम आगे आने वाले टॉपिक्स को जो हमने इस एजेंडा में कवर करने हैं उनको कवर करेंगे। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसने मैसेज कर दिया कि सक्सेसफुली क्रिएटेड प्रोजेक्ट Vue 3 ऐप, गेट स्टार्टेड विद द फॉलोइंग कमांड्स। सो सबसे पहले हमें cd कमांड की मदद से Vue 3 ऐप के फोल्डर में जाना होगा। फिर वहाँ पर हम npm run serve लिखेंगे और उसके बाद ये हमें एक सर्वर क्रिएट करके देगा नोड की मदद से HTTP सर्वर, और उसको हम अपने ब्राउज़र के अंदर एक्सेस करके अपनी
Vue3 ऐप को रन करके टेस्ट कर सकते हैं, और फिर जब हम अपनी ऐप क्रिएट कर लें तो उसका बिल्ड भी हम npm रन की मदद से क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले मैं लिखूंगा cd स्पेस vue3-ऐप, और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा npm रन सर, बल्कि इससे पहले मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं npm रन सर्व कमांड को रन करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो npm रन सर्व ने एक ऐप जो है वो क्रिएट HTTP सर्वर क्रिएट करके दे दिया, जो कि लोकल होस्ट 8080 पर रन हो रहा है। उसके अलावा अगर आप सेम वाईफाई नेटवर्क पर हैं और इसको अपने मोबाइल पर को भी सेम वाईफाई नेटवर्क पर रखा हुआ है, तो आप 192.168.1.8 ये करंटली मेरा IP एड्रेस है लोकल, मतलब जो मेरा वाईफाई राउटर का जो लोकल नेटवर्क है ये उसका IP एड्रेस है मेरे कंप्यूटर का। तो इसको मैं अपने मोबाइल पर, अगर मेरा मोबाइल सेम वाईफाई नेटवर्क पर होगा, तो मैं अपनी इस वेब ऐप को मोबाइल में भी ओपन कर सकता हूँ बाय जस्ट ब्राउजिंग 192.168.1.880। आपके केस में ये जो IP है ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 192.168 ही होता है, बाकी 01 हो सकता है, 18 हो सकता है, 88 हो सकता है, उसमें कोई आखिरी जो 2 डॉट्स के डिजिट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। आपने ब्राउज़र को ओपन करना है और ब्राउज़र के अंदर अब आपने लिखना है 192 या लोकल होस्ट कॉलन 8080 लिखेंगे तो आपकी जो ऐप है वो रन हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर, ये मेरे पास ब्राउज़र है, मैं यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट 8089 नहीं, मैंने लिख दिया लोकल होस्ट 8080। ये देखिए हमारे पास जो Vue3 की जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट होकर रन हो चुकी है, और साथ ही साथ मैंने इसको यहाँ पर VS कोड के अंदर भी ओपन कर लिया। तो इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जूम इन करके। तो ये इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें नोड मॉड्यूल्स, हमारे पास वो फोल्डर है जिसके अंदर तमाम पैकेजेस को हम npm के थ्रू जब इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में इंस्टॉल होंगे, और फाइनल बिल्ड करने के बाद हमें इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो npm रन बिल्ड है वो हमें एक JS का पैकेज बना के दे देगी जिसको हम सिंपली अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पब्लिक का फोल्डर है। इस पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारी मेन इंडेक्स फाइल है, जिस इंडेक्स फाइल के अंदर हमारे पास रूट एलिमेंट है जिसको हमने यूज़ करना है अपने Vue.js के साथ। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो div id ऐप है ना, ये हमारा रूट एलिमेंट है, सारी की सारी हमारी Vue.js की ऐप इस div के अंदर एग्जीक्यूट होगी। चूँकि जो Vue.js है वो वर्चुअल डॉम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है। वर्चुअल डॉम का मतलब ये होता है कि एक्चुअली वो डॉम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता ब्राउज़र के अंदर, बल्कि डायनामिकली वर्चुअली ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, रीड होता है, अपडेट होता है और डिलीट का प्रोसेस होता है, और वो सारा का सारा प्रोसेस Vue.js खुद परफॉर्म करता है। पब्लिक के फोल्डर के अंदर हम स्टैटिक एसेट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, CSS या कोई और JS हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम पब्लिक फोल्डर के अंदर ऐड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद SRC का फोल्डर है। SRC का फोल्डर हमारा मेन फोल्डर है जिसके अंदर हमारी Vue.js से रिलेटेड तमाम कलेक्शन होगी, जैसे इसके अंदर एसेट्स हैं, इमेजेस वगैरह, कंपोनेंट्स हैं, जितने भी हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। आप अपना फोल्डर स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे जो हमें Vue.js प्रोवाइड करता है अपनी स्केलेटन ऐप के अंदर। फिर हमारे पास app.vue जो मेन रूट ऐप है, क्योंकि हर Vue.js की ऐप के अंदर एक रूट कंपोनेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो एम्प्टी कंपोनेंट हो चाहे जो भी हो, उस कंपोनेंट के अंदर हम फर्दर दूसरे कंपोनेंट्स को फिर कॉल करते हैं। फिर हमारे पास मेन JS फाइल है जो कि एग्जीक्यूट होती है सबसे पहले और हमें Vue.js की ऐप जो है वो क्रिएट करके देती है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था, बेबल हमारे पास कंपाइलर ट्रांसपाइलर्स वगैरह होते हैं, तो ये बेबल यूज़ करता है जो कि CLI प्लगइन बेबल होता है, और वो इसको कॉन्फ़िगर करता है, कंपाइल करके हमें फाइनल बिल्ड क्रिएट करके यही देगा। फिर हमारे पास पैकेज लॉक जेसन है, जो हमने पैकेजेस जितने भी इंस्टॉल किए हैं उनके करंट वर्जन जिनको हमने इंस्टॉल किया वो यहाँ पर पैकेज -lock.json फाइल में सेव होते हैं।
उसके बाद पैकेज डॉट जेसन में जब भी हम npm इंस्टॉल की मदद से कोई भी न्यू पैकेज इंस्टॉल करेंगे, जैसे ये दो हमने पैकेज इंस्टॉल किए हुए हैं कोर जेएस और व्यू, ये बेसिकली व्यू CLI ने खुद से क्रिएट किए हैं, जो कि दो पैकेज हैं। इसके अलावा कुछ डिपेंडेंसी पैकेजेस हैं जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब के सब जो है वो व्यू CLI ने खुद से क्रिएट किए हैं। तो ये एक सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर है। हमने जितना भी काम करना है वो SRC फोल्डर के अंदर रहते हुए करना है, लेकिन npm रन सर्व कमांड को रन करने के बाद जो भी हम चेंजेस करेंगे, हमारी npm रन सर्व जो है वो रीइनिशियलाइज होगी और हमारे कंपोनेंट्स को अपडेट कर देगी। उसके साथ अगर हम यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में देखें तो हमारे पास यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के अंदर तीन डिफरेंट कमांड्स हैं, सर्व, बिल्ड और लिंट। सर्व कमांड जो हमारी डिफ़ॉल्ट कमांड है जो कि अभी रन हो रही है और इसकी मदद से हम डेवलपमेंट मोड में अपनी Vue.js को रन करते हैं। उसके बाद बिल्ड है, ये बिल्ड बेसिकली कंपाइल करके हमें मिनीफाइड वर्जन देगी JS फाइल का, एक JS फाइल का, और उस JS फाइल की ही मदद से अब हम अपने प्रोजेक्ट को फर्दर बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो जब हम बिल्ड करेंगे तो हमें एक डिस्ट का फोल्डर बना के दे देगा, उस डिस्ट के फोल्डर के अंदर हमारा सारा वो प्रोजेक्ट होगा और उस प्रोजेक्ट को हम अपनी किसी भी लोकल होस्ट पर आसानी के साथ, चाहे वो शेयर्ड है, चाहे वो डेडिकेटेड है, चाहे वो VPS होस्टिंग है, हम आसानी के साथ उसको अपलोड करके रूट फोल्डर में उसको यूज़ कर सकते हैं जस्ट एज अ यूज़र इंटरफेस, फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस। तो ये एक सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर था और ये था कि किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं Vue.js को अपने कंप्यूटर के अंदर एज अ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जब हम इन तमाम 12 टॉपिक्स को जो मैंने एजेंडा में एक्सप्लेन किए हैं उनको कवर कर लेंगे तो लास्ट में हम एक बिल्ड क्रिएट करेंगे इसकी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके बाद वही बिल्ड यूज़ की जाएगी और उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। जब वो बिल्ड क्रिएट हो जाती है तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। हमें चेंजेस करने के लिए अगेन डेवलपमेंट मोड में आना होगा, मतलब इसमें सोर्स फोल्डर में, और यहाँ पर चेंजेस करके फिर न्यू बिल्ड क्रिएट करनी होगी। सो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम अपने जो है वो Vue.js एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमने उसके फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को देखा और उसको रन करके भी देखा हमने ब्राउज़र में, तो हमें एक एप्लीकेशन नज़र आई। अब हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स में को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है एप्लीकेशन और उसके कंपोनेंट के इंस्टेंस किस तरीके से क्रिएट होते हैं। सो हर व्यू एप्लीकेशन जो है वो हम एक मेथड के साथ स्टार्ट करते हैं, स्पेशली व्यू 3 वो है क्रिएट ऐप मेथड। अगर यहाँ पर मैं आपको ब्राउज़र के अंदर सब VS कोड के अंदर ले चलूँ तो यहाँ पर हमारे पास main.js फाइल जो है उसके अंदर हम सबसे पहले एक इंपोर्ट करते हैं फंक्शन को या ऑब्जेक्ट को क्रिएट ऐप के नाम से, और फिर उस फंक्शन को हम यहाँ पर क्रिएट ऐप की मदद से उसको फंक्शन को कॉल करते हैं और फिर उसके साथ ही हम माउंट मेथड को कॉल करके उसको एक आईडी या क्लास या एलिमेंट नेम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सो अकॉर्डिंगली जो है वो उसके साथ हमारी एप्लीकेशन अटैच हो जाती है। सो इट मीन्स ये हमने एक एप्लीकेशन का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है यूजिंग क्रिएट ऐप। अच्छा, यहाँ पर ESLint इज़ डिसेबल्ड, सो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, इसको इनेबल कर लेते हैं ESLint को अलाउ एवरीवेयर। सो ESLint को हमने इनेबल कर लिया और हमारा एरर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर इस क्रिएट ऐप फंक्शन को हम एक कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि रूट कंपोनेंट कहलाता है। ये हमारा रूट कंपोनेंट है। सो ऐप जो है ये हमारा रूट कंपोनेंट है और इसको हमने माउंट कर दिया इस हैश ऐप के साथ। ये हैश ऐप बेसिकली हमारा डिफाइंड है पब्लिक के अंदर index.html के अंदर यहाँ पर। अब ये कहीं पर भी हो सकता है, ये बॉडी में भी आप ID ऐप दे सकते हैं, आप किसी p टैग में दे सकते हैं, किसी भी एलिमेंट में दे सकते हैं, बट दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे कि इस तरीके से आप div टैग को बॉडी के अंदर क्रिएट करके उसके अंदर ऐप दे दें, ऐप की ID दे दें और उसके बाद इसको हैश ऐप प्रोवाइड करेंगे तो हमारी जो Vue.js की एप्लीकेशन है वो माउंट हो जाएगी हमारे इस index.html के साथ। अब ये जो इंस्टेंस क्रिएट होता है, क्रिएट ऐप हमें एक एप्लीकेशन इंस्टेंस क्रिएट करके देता है, तो इस इंस्टेंस को हम किसी भी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ const app इज इक्वल टू क्रिएट ऐप। अब ये जो ऐप है ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम माउंट यूज़ नहीं कर सकते, हम सिंपल इस तरीके से क्रिएट ऐप यूज़ कर सकते हैं। फिर इस ऐप की मदद से हम इसको माउंट करेंगे। सो लिखेंगे ऐप डॉट माउंट हैश ऐप।
सो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। अब इस ऐप को, ये जो हमने इस एप्लीकेशन का इंस्टेंस क्रिएट किया है, इसको इंस्टेंस कहा जाता है। इस इंस्टेंस के साथ हम मल्टीपल कंपोनेंट्स अटैच कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्लगइन्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम एक फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से इंस्टेंस क्रिएट क्रिएट करने की ज़रूरत सॉरी इस तरह के इंस्टेंस को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्टली हम यहाँ पर डॉट माउंट को यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम कॉन्स्ट ऐप को यूज़ नहीं करेंगे, और क्रिएट ऐप की मदद से हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। और हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर जो हमने रूट कंपोनेंट, ये हमारे पास एक रूट कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, वो हम आगे चल के हम देखेंगे। फिलहाल हम एक रूट कंपोनेंट के अंदर रहते हुए ही सारा काम करेंगे। सो ये रूट कंपोनेंट कहाँ पर है, ये हमारा कंपोनेंट है ये वाला ऐप डैश डॉट व्यू, ये हमारा रूट कंपोनेंट है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हमारे किसी भी कंपोनेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक को टेम्पलेट पार्ट कहा जाता है, दूसरे को स्क्रिप्ट पार्ट कहा जाता है, और जो तीसरा इसका पार्ट है वो है स्टाइल पार्ट। तो ये 3 पार्ट्स जो है, हम हर एक ऑलमोस्ट 2 जो है वो नेसेसरी हैं, स्क्रिप्ट और टेम्पलेट। जो ये स्टाइल टैग है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब टेम्पलेट जो टैग है, इसके अंदर हम ट्रेडिशनल HTML लिखते हैं, और इसके अंदर ट्रेडिशनल ES6 मतलब ECMAScript 2016 कह सकते हैं, और उससे अबव जो कोडिंग है, इंपोर्ट वगैरह करना, एक्सपोर्ट करना, कंपोनेंट्स क्रिएट करना, ये हम यूज़ करते हैं। अब हर एक जो एप्लीकेशन क्रिएट होती है, उस एप्लीकेशन का जो कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे ये नेम एक प्रॉपर्टी है, ऐप कंपोनेंट की कंपोनेंट्स एक प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से डाटा एक प्रॉपर्टी है जो कि एक फंक्शन की सूरत में होती है। फिर उसके बाद, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस भी एक किस्म की प्रॉपर्टीज़ कहलाए जाते हैं। सो डाटा होते हैं, कंपोनेंट्स है, फिर उसके बाद मेथड्स हैं, वॉचर्स हैं, फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं हमारे पास कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह वगैरह। सो काफ़ी सारे हमारे पास मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जो किसी भी कंपोनेंट के हम अंदर यूज़ करके उनसे डिफरेंट एडवांटेजेस ले सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप जब हैंडलिंग इवेंट्स को देखेंगे, किस तरीके से इवेंट्स को हैंडल करते हैं यूजिंग मेथड्स प्रॉपर्टी, किस तरीके से वेरिएबल्स को हैंडल करते हैं यूजिंग डाटा प्रॉपर्टी, किस तरीके से कंपोनेंट्स को हैंडल करते हैं यूजिंग कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी, और ये नेम प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज़ होती है, ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल के सीखते जाएंगे। फिलहाल हमने ये समझा कि हमारे पास जो भी एप्लीकेशन क्रिएट होती है, उसको हम एक एप्लीकेशन लाजमी होती है जो हम main.js में क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट ऐप। आप यहाँ पर मल्टीपल भी क्रिएट ऐप कर सकते हैं, लेकिन जो CLI के थ्रू हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वो सिंपली एक ही एप्लीकेशन को हैंडल करती है, तो उसमें हम और ज़्यादा हमें ऐप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सो रूट कंपोनेंट के बारे में आपको पता चल गया, कंपोनेंट इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके बाद हर कंपोनेंट का एक लाइफ साइकिल होता है, मतलब कंपोनेंट कब क्रिएट हुआ, या क्रिएट करने से, या उस कंपोनेंट को के क्रिएट होने से पहले कोई फंक्शन हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, या उस फंक्शन को उस कंपोनेंट को क्रिएट करने के बाद कोई फंक्शन रन करना चाह रहे हैं, या उस फंक्शन को माउंट करने से। इसमें काफ़ी सारे हमारे पास लाइफ साइकिल हुक्स हैं, जिनको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे या आपको दूसरे ट्यूटोरियल्स में मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं लिस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले होता है बिफोर क्रिएट, कि जब हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, तो बिफोर क्रिएट फंक्शन जो है वो, जो इसका लाइव हुक है, वो एग्जीक्यूट होती है। फिर उसके बाद दूसरी क्रिएटेड, डेफिनेटली जब वो क्रिएट हो जाता है तो वो क्रिएटेड में चला जाता है। उसके बाद वर्चुअल डॉम में माउंट होने से पहले जो हुक एग्जीक्यूट होती है वो बिफोर माउंट होती है। फिर उसके बाद माउंटेड, ऑफ कोर्स जब वो माउंट हो जाता है तो वो माउंटेड प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर उसके बाद हम जब उस कंपोनेंट को अनलोड करते हैं, तो बिफोर अनमाउंट कोई फंक्शन हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, और फिर जब वो अनमाउंटेड हो जाता है तो उसके बाद हम कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो अनमाउंटेड हुक के थ्रू करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कि जब हम किसी भी कंपोनेंट को अपडेट करते हैं, उसकी किसी भी वैल्यू को, प्रॉपर्टी को अपडेट करते हैं, सो उससे पहले हमारे पास बिफोर अपडेट हुक एग्जीक्यूट होती है, और फिर जब वो प्रॉपर्टी अपडेट होकर हमारे पास आ जाती है तो वो अपडेटेड प्रॉपर्टी उसकी एग्जीक्यूट होती है। सो ये हमारे पास टोटल 8 डिफरेंट लाइफ साइकिल हुक्स हैं किसी भी एक कंपोनेंट की। सो बिफोर क्रिएट, देन क्रिएटेड,
before mount, then mounted, before unmount, then unmounted, before update, then updated. तो ये आपने याद रखना है कि ये इसकी लाइफ साइकिल हुक्स है। इस क्रैश कोर्स में शायद हमें इनकी ज़रूरत ना पड़े आगे, क्योंकि ये एक एडवांस टॉपिक है। ये जो हुक्स हैं ये एक एडवांस टॉपिक है, इन पर अलग से एक एक क्रैश कोर्स बन सकता है। सो फिलहाल मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये हमारे पास एप्लीकेशन और कंपोनेंट के इंस्टेंसेस होते हैं। सो ये इसकी लाइफ साइकिल हुक्स जो होती हैं ये भी उसके कंपोनेंट के इंस्टेंस होते हैं जो कि डिफरेंट टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं, और इनको क्रिएट ही इसीलिए किया जाता है कि अगर आप इस स्पेसिफिक हुक के टाइम कोई फीचर अपेंड करना चाहें, ऐड करना चाहें, रिमूव करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं कंपोनेंट को माउंट करने के बाद या माउंटेड होने के बाद या बिफोर माउंटेड, तो आप इन लाइफ साइकिल हुक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा जो टॉपिक हमारा इसका एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट इंस्टेंसेस का। सो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं हम एप्लीकेशन इंस्टेंस यूजिंग क्रिएट ऐप। फिर हमने इसके रूट कंपोनेंट के बारे में देखा कि हर एप्लीकेशन जो क्रिएट ऐप से क्रिएट करते हैं उसके लिए एक रूट कंपोनेंट होना चाहिए। फिर हमने कंपोनेंट के इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ को देखा और फिर उसकी लाइफ साइकिल हुक्स को देख लिया। सो एप्लीकेशन और कंपोनेंट इंस्टेंसेस के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टेम्पलेट सिंटैक्स का। सो Vue.js हमें कुछ स्पेशल टाइप के टेम्पलेट सिंटैक्स प्रोवाइड करता है जो कि हम डायरेक्टली जो HTML है उसके अंदर लिख सकते हैं, और Vue.js उनको समझता है कि ये क्या टेम्पलेट्स हैं और इनकी मदद से हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं, लाइक इंटरपोलेशंस है एट्रीब्यूट्स को हैंडल करने के लिए। फिर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को हम लिख सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर हमारे पास कुछ डायरेक्टिव्स हैं, स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं Vue.js के। फिर हमें इन जो टेम्पलेट सिंटैक्स हैं उनको आर्ग्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि स्टैटिक आर्ग्यूमेंट्स और डायनामिक भी हो सकते हैं। फिर इनके बाद हम इनके साथ मॉडिफायर्स भी लगा सकते हैं कि इन जो सिंटैक्स टेम्पलेट सिंटैक्स है इनके साथ हम कोई स्पेसिफिक मॉडिफायर लगाकर उसको थोड़ा सा एनहेंस कर सकते हैं। और एट द एंड इन मॉडिफायर्स के या इन टेम्पलेट सिंटैक्स के हमारे पास शॉर्ट हैंड्स भी हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं आपको लिए चलता हूँ VS कोड में, और यहाँ पर अगर मैं app.vue को ओपन करता हूँ तो इसमें आपको जो सबसे पहला सिंटैक्स मिलेगा, जो बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और इसको भी इंपोर्ट नहीं करता, इसको भी यहाँ से कंपोनेंट को भी ख़त्म कर देता हूँ। स्टाइल चलिए रहने देते हैं, स्टाइल इसमें कोई ख़ास ऐसा, क्योंकि स्टाइल को भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन हो जाए हमारा कोड। तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट है, इसके बाद स्क्रिप्ट है, और इसके बाद यहाँ पर अब सपोज़ कीजिए हमारे पास सबसे पहला कोई हमने मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर डाटा प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी और इसको हम रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट। सपोज़ हम मैसेज लिखते हैं वेलकम टू Vue 3 इन Urdu/हिंदी। ये मैंने एक डाटा प्रॉपर्टी ऐड कर दी। इसको हमने पिछले लेक्चर में मतलब थोड़ी देर पहले इसको देखा था कि ये एप्लीकेशन कंपोनेंट्स और इंस्टेंस में कि हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो ये डाटा प्रॉपर्टी है जो फंक्शन की सूरत में होती है। अब इस मैसेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन के लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। एक एक को कहा जाता है कि आप इसको मुस्ताशिया एलिमेंट के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ H1 और इस H1 के अंदर ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ और इसके अंदर MSG लिख देता हूँ। अब ये एक डिक्लेरेटिव रेंडरिंग है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैंने मुस्ताशिया एलिमेंट्स में या कर्ली ब्रैकेट में MSG लिखा तो Vue.js ऑटोमेटिकली डाटा प्रॉपर्टी में आएगा और वहाँ से MSG प्रॉपर्टी को फाइंड करके यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आऊँगा तो यहाँ पर अब ये हमारी एप्लीकेशन रिफ़्रेश होगी और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ गया वेलकम टू Vue 3 इन उर्दू हिंदी। सो ये हमने क्या किया, बेसिकली हमने इसको टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाया। जो भी हमने यहाँ पर MSG के अंदर टेक्स्ट लिखा उसको हमने डिस्प्ले करवा लिया अपने एलिमेंट के अंदर। इसी तरीके से समटाइम ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट आता है वो डायरेक्टली कुछ HTML फॉर्मेट में आता है। इस तरीके से ये कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास H1 डायरेक्टली लिखा हुआ है।
अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Vue.js ने ऑटोमेटिकली इस h1 को इंटरसेप्ट कर दिया और एस्केप करके उसने उसको एज इट इज़ डिस्प्ले करवा दिया। अब अगर मैं चाहूँ कि ये h1 रेंडर हो एक्चुअली HTML फॉर्मेट में, तो इसके लिए हमें रॉ HTML की टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मैं यहाँ पर एक डिव लगाऊंगा और उस डिव के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा v, और इसका एक ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हेल्प आ रही है। ये बेसिकली मैंने व्यूटर के नाम से एक एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर उसने बताया हमें v_html इज इक्वल टू msg। ये मैंने लिख के सेव किया। अब मैं जब ब्राउज़र में जाऊँगा तो हमारे पास वेलकम टू Vue3 इन उर्दू हिंदी लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, एलिमेंट्स के अंदर देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर div के अंदर h1 ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो चुका है और वो रेंडर भी हो चुका है। तो इंटरपोलेशन के डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसके साथ साथ हम जब टेम्पलेट सिंटैक्स को लिखते हैं तो इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को भी हैंडल करते हैं, इसके साथ एट्रीब्यूट्स को भी बाइंड कर सकते हैं और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस div के अंदर ये लिखता हूँ 2+1, तो ऑटोमेटिकली ये हमें 3 का रिजल्ट दे देगा। सो ये देखिए यहाँ पर इसने हमें 3 लिखा हुआ दे दिया। मैं इसको h1 में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। तो देख सकते हैं अभी ये हमें 3 लिखा हुआ नज़र आ गया। तो हमने इस तरीके से इसके अंदर डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इस टेक्स्ट को किसी भी प्रॉपर्टी के साथ हम बाइंड कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, एट्रीब्यूट के साथ इसको बाइंड कर सकते हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स और हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट सिंटैक्स है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ v-, तो हमें यहाँ पर मैं p के अंदर लिख लेता हूँ v-, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं v-bind है हमारे पास, v-cloak है, v-else, v-elsif, v-for, v-html। तो v- से स्टार्ट होने वाले तमाम के तमाम जो एट्रीब्यूट इस वक्त आपको लिस्ट में नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे टेम्पलेट सिंटैक्सेस हैं। इनमें जो v-if है ये हमारे पास डायरेक्टिव है, v-model डायरेक्टिव है, v-h डायरेक्टिव है, v-html, v-for जो है ये भी डायरेक्टिव है। सो इसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स हैं जो सर्टन काम परफॉर्म करते हैं। जैसे v-on जो है वो इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है और v-bind जो है यहाँ पर हमें v-bind भी मिलेगा। हाँ, ये v-bind है। v-bind की मदद से हम किसी भी एट्रीब्यूट को बाइंड कर सकते हैं किसी भी स्पेशल वेरिएबल प्रॉपर्टी के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर v-bind इज़ इक्वल टू msg लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको h1 को इस तरीके से ख़त्म कर देता हूँ और v-bind इसकी जगह मैंने मैसेज लिखा और यहाँ पर इसके साथ भी मैंने msg इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इसको h1 में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेव किया इसको। तो आप देखेंगे कि जब मैं इस पर माउस होवर करूँगा, सॉरी v-bind को हमें किसके साथ बाइंड करना है वो भी बताना है। सो यहाँ पर हम इसको टाइटल के साथ बाइंड करना चाह रहे हैं। अमूमन ये टाइटल प्रॉपर्टी है और ये v-bind मेथड है जो कि बाइंड करता है उसको। तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। तो देखिए अब यहाँ पर Vue3 है, मैं माउस होवर करूँगा तो यहाँ पर हमें टाइटल में ये देखिए होवर में इन्फो नजर आए, वेलकम टू Vue3 इन उर्दू हिंदी लैंग्वेज। इसके साथ साथ हम यहाँ पर v-bind टेक्स्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो इसमें हमारे पास सॉरी v-bind जो है v-text जो है एक्चुअली इसमें हमारे पास अलग से एक एट्रीब्यूट है। तो v-text करके हम सेम उसी तरीके से मैसेज को जिस तरीके से नॉर्मली मुस्ताशी एलिमेंट के साथ करते हैं तो उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके साथ कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं जैसे v-if है। v-if हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि स्टार्ट में फॉल्स है। तो मैंने लिखा हुआ है कि v-if और यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिखता हूँ शो दिस मैसेज इज़ शोन। सो ये मैसेज उसी सूरत में शो होगा जब ये शो प्रॉपर्टी ट्रू होगी। सो इसको मैं सेव करता हूँ तो देखिए हमारे पास कुछ भी नज़र नहीं आएगा स्क्रीन पर, लेकिन जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को शो प्रॉपर्टी को यहाँ पर ट्रू करूँगा
और इसको सेव करता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ पर दिस मैसेज इज शोन लिखा हुआ नज़र आ गया। तो इसकी मदद से हम काफ़ी सारी फीचर्स जैसे टॉगल वगैरह के ऐड करना चाहें तो हम इस प्रॉपर्टी शो प्रॉपर्टी को टॉगल कर सकते हैं और उसकी बेस पर ये हाइड एंड शो कर सकते हैं टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्विकली आपको शो करूं, यहाँ पर मैं एक बटन लगा लेता हूँ, बटन टॉगल, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ v-on कॉलन क्लिक। v-on मैंने बताया कि इवेंट्स को, जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स को हैंडल करता है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा शो इज नॉट इक्वल टू शो, शो इज इक्वल टू नॉट शो, सॉरी, शो इज इक्वल टू नॉट शो। सो ये बेसिकली मैंने इसको बताया कि अगर शो में ट्रू है तो उसमें फॉल्स मूव कर दो, अगर उसमें फॉल्स है तो उसके अंदर ट्रू मूव कर दो। तो ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन मैंने लिखा है v-on क्लिक की मदद से। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में आया। अब मैं जब टॉगल के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट गायब हो गया, दोबारा क्लिक किया दोबारा टेक्स्ट आ गया, फिर क्लिक किया टेक्स्ट गायब, टेक्स्ट हाजिर हो गया। सो इस तरीके से हम सिंपली Vue.js को इस्तेमाल करते हुए, इन डायरेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हुए या इन टेम्पलेट सिंटैक्सेस को इस्तेमाल करते हुए हम Vue.js की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। बाकी और डिटेल आप इन टेम्पलेट सिंटैक्स के बारे में जानना चाहें तो आप v3.vuejs.org की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में इनके बारे में टेम्पलेट सिंटैक्स का सेक्शन है, उसमें जाकर इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब हम डाटा प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि जब भी हम कोई भी व्यू की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसमें कोई भी एक कंपोनेंट, जो कि हमने कहा था कि रूट कंपोनेंट होना ज़रूरी है, फिर उस रूट कंपोनेंट के अंदर हम बाकी कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं। सो उस रूट कंपोनेंट में या किसी भी कंपोनेंट के अंदर डाटा के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया जाता है जो कि हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जिसको Vue.js यूज़ करता है थ्रू आउट अपनी उस एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल के दौरान। और उसको रिएक्टिवली जब हम चेंज करते हैं तो वो चेंज इंस्टेंटली इफेक्ट करता है। सो इट मीन्स डाटा के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, डाटा प्रॉपर्टी फंक्शन के अंदर अगर हमने कोई प्रॉपर्टी एक क्रिएट किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हम जब भी उसमें कोई चेंजेस करेंगे तो वो इंस्टेंट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमें स्क्रीन पर शो होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने वो एग्जांपल में देखा, मैंने टॉगल का बटन क्रिएट किया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक काउंटर क्रिएट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नंबर शो हो h1 के अंदर, यहाँ पर एक हमारे पास नंबर हो, और वो नंबर जो मैं अभी फ़िलहाल इफ़ को ख़त्म कर देता हूँ, वो नंबर जब भी हम इस बटन को क्लिक करें तो वो नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो, उसमें एक का इंक्रीमेंट हो। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर और स्टार्ट में हम उसको 0 रखते हैं। सो ये नंबर यहाँ पर चेंज होगा, तो वी क्लिक ऑन पे अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर प्लस इक्वल टू 1। सो इसका मतलब है कि नंबर में सॉरी, नंबर में करंटली जो भी वैल्यू है उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दो कि उसके अंदर ही वो न्यू वैल्यू जो है वो सेव कर दो। जैसे वो सेव होगी, ये वाला जो h1 के अंदर हमने नंबर लिखा है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्राउज़र में आया मैं, और यहाँ पर टॉगल बटन पर अब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है ऑन ईच क्लिक। आप इस पर सेट टाइम आउट भी लगा सकते हैं, इंटरवल भी लगा सकते हैं कि इतने इंटरवल के बाद वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या लॉजिक लगाते हैं। सो बेसिकली समझाने का मकसद ये था कि इस तरीके से डाटा प्रॉपर्टी के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट के जो भी वेरिएबल्स और जो भी डाटा उसके अंदर क्रिएट करते हैं, ये जैसे रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने डायरेक्टली इसको मैनिपुलेट किया है, जबकि जो Vue.js है वो ये रिकमेंड करता है कि सिंप्लिसिटी तक तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आपकी लॉजिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये 10 तक इंक्रीमेंट करे और 10 के बाद ये मतलब और इंक्रीमेंट उसमें ना करे। उसके बाद जो दूसरा बटन हम उसमें लगाएंगे, जैसे मैं इसको कह देता हूँ इंक्रीमेंट, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इंक्रीमेंट +1 का होता रहे लेकिन 10 तक हो। तो इसमें मुझे एक इफ़ लॉजिक लगानी पड़ेगी। तो
टेम्पलेट जो सिंटैक्स होते हैं वो लॉजिक के लिए सही नहीं होते, तो इसके लिए हमें Vue.js कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है और जैसे उनमें से एक प्रॉपर्टी है मेथड्स की। सो यहाँ पर हम मेथड्स के नाम से एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर हम जितने भी मेथड क्रिएट करें वो यहाँ पर हम ऑन क्लिक पर कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट, और इसी तरीके से मैं एक और बटन क्रिएट करता हूँ और इसको कहता हूँ डिक्रीमेंट, और वी ऑन क्लिक मैं डिक्रीमेंट को कॉल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंक्रीमेंट का फंक्शन क्रिएट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर अब जब मेथड्स क्रिएट करते हैं तो एक चीज़ जहन में रखिएगा कि हम ES6 वाले एरो फंक्शन यहाँ पर Vue.js के अंदर फ़िलहाल यूज़ नहीं कर सकते। सो या तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या आप डायरेक्ट फंक्शन क्रिएट करेंगे इस तरीके से। मतलब एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है फंक्शन, ये दो तरीकों से हम क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन। हम इसको इस तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये हम लिखें अगर इस तरीके से, ये जो लास्ट तरीका ना ES6 वाला सिंटैक्स एरो को यूज़ करते हुए, ये वाला Vue.js के अंदर हम यूज़ अभी नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये दो टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, नंबर प्लस इक्वल्स टू 1। तो ये हमने एक छोटी सी लॉजिक लगाई, सॉरी यहाँ पर जब हम इसको मेथड्स प्रॉपर्टी के अंदर करेंगे एक्सेस, तो हमें लिखना पड़ेगा दिस ऑपरेटर। टेम्पलेट सिंटैक्स के अंदर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर जब हम मेथड्स प्रॉपर्टी के अंदर किसी दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर दिस डॉट लगाना पड़ेगा। फिर हमने लिखा इफ़ दिस डॉट नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10 देन इंक्रीमेंट करो। इसी तरीके से हमने लिखा इफ़ दिस डॉट नंबर इज, अब हमने इसको कहना है कि जब इसमें डिक्रीमेंट करो जब तक ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो हमने इसको करना है दिस डॉट नम प्लस माइनस इक्वल टू 1, या फिर हम यहाँ पर हमारी लेस देन इक्वल टू 10 है और ग्रेटर देन लेस, आई थिंक ठीक है फंक्शन डिक्रीमेंट। चलिए टेस्ट कर लेते हैं, इसमें मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती है। यार यहाँ पर अब हमारे पास दो बटन है, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ इफ दिस डॉट नंबर, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने नंबर नहीं लिखा, मैंने नम लिख दिया था एक्चुअली। सो अब अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है और इसी तरीके से डिक्रीमेंट भी हो रहा है। सो अब जब जैसे ही वो 0 पर पहुंचा तो इसने इसको डिसेबल कर दिया, अब डिक्रीमेंट नहीं हो रहा। इसी तरीके से इंक्रीमेंट जब 10 पे पहुंचेगा और जैसे 11 पे पहुंचा, एक्चुअली यहाँ पर लेस देन हम कर लेते हैं, लेस देन 10। सो अब यहाँ पर ये यहाँ पर स्टॉप हो गया। अब इसको फर्दर हम एनहेंस कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये जो बटन्स हैं इसके साथ हम अगर लिखते हैं वी बाइंड डिसेबल। अब हम डिसेबल कब इसको करना चाह रहे हैं, जब इज इक्वल टू नंबर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 हो। जब नंबर इक्वल टू 10 हो तो ये ट्रू हो जाएगा और ये बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। अगर इसी को हम वी बाइंड को डिसेबल करते हैं यहाँ पर और इज इक्वल्स टू नंबर इज इक्वल टू 0, कि जैसे ही नंबर 0 हो वो इसको डिसेबल कर दे। सो अब जब हम ब्राउज़र में आएंगे, एक्चुअली आई थिंक मैंने, हाँ एक्चुअली नंबर ऑलरेडी 10 है तो उसने इसको डिसेबल ही करना था। सो इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं तो अब देखिए नंबर 0 है तो हमारा जो डिक्रीमेंट है वो डिसेबल्ड है। जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो अब वो 0 नहीं है तो इसलिए वो इनेबल्ड हो गया और ये डिसेबल हो गया। सो इस तरीके से हम जो है यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को कंबाइनली यूज़ करते हुए हम अपनी कोई भी लॉजिक जो है एप्लीकेशन की वो बिल्ड कर सकते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल मैंने लॉजिक बताई है, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक्स जो है वो हम बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग
only methods and data property. So अब हमारा टॉपिक है क्लास एंड स्टाइल बाइंडिंग्स का। क्लास एंड स्टाइल बाइंडिंग बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि हमारे पास जो HTML एलिमेंट्स हैं उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक क्लास एट्रीब्यूट है और एक स्टाइल एट्रीब्यूट है। हम इसकी मदद से स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से हम इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से हम कंबाइन करके मल्टीपल स्टाइलिंग को एक क्लास के अंदर कंबाइन करके उनको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट पर। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एक स्टाइल टैग है और इसके अंदर हमारे पास एक क्लास है डॉट रेड और इसका कलर जो है वो हमने सिंपली रेड रखा हुआ है। तो अब मैं इस क्लास को अगर अप्लाई करना चाह रहा हूँ किसी भी कंपोनेंट पे, फॉर एग्जांपल मैं इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ H1 पर, तो मैं लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू रेड, सिंपल। तो ये अप्लाई हो जाएगी हमारी क्लास और ब्राउज़र के अंदर जब ये रेंडर होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 के ऊपर 2+1 जो एक्सप्रेशन इवेलुएट हुआ उसके ऊपर यहाँ पर 3 में जो है वो रेड कलर में है। सो ये जो स्टैंडर्ड वे है, अब इसको हम डायनामिक कर सकते हैं कि ऑन सर्टन कंडीशन जो है वो हम इसको रेड या ब्लू करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि 2+1 जो है 3 होता है, तो अगर वो 3 है तो वो रेड हो, अगर वो इसके अलावा है तो वो वाइट हो जाए या ब्लू हो जाए या कोई और कलर हो जाए। तो हमें इसके साथ फिर बाइंड करना होगा वेरिएबल को विद वी बाइंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी बाइंड कॉलन क्लास। सो ये है हमारे पास वी बाइंड एट्रीब्यूट जो कि Vue.js का सिंटैक्स है, टेम्पलेट सिंटैक्स है और उसको कॉलन के साथ हम बाइंड कर रहे हैं क्लास प्रॉपर्टी के साथ। अब यहाँ पर ये जो रेड है ना, अब ये सिंपल स्ट्रिंग नहीं है बल्कि ये वेरिएबल होना चाहिए। अब ये वेरिएबल हमें पता है कि Vue.js के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डाटा के अंदर हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं सिर्फ उनको एक्सेस करता है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रेड और रेड के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब यहाँ पर ये रेड है और इसको मैं कहता हूँ रेड। सो रेड को रेड मैंने पास कर दिया। सो अब हमारे पास वी क्लास इज इक्वल टू रेड, RED रेड है और ये भी RED रेड है। तो अब अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो हमारे पास सेम वही प्रॉपर्टी रेड जो है वो, आई थिंक इसमें कोई इश्यू आया है। हाँ, वो एक्चुअली नंबर मैंने ना नंबर ख़त्म कर दिया था। सो नंबर 0 हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि वो फिर एरर आ गया था, नंबर 0 आ गया। अब यहाँ पर ये 3 अगेन रेड है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये रेड जो है वो किसी कंडीशन की बेस पर हो। सो कंडीशन कैसे हम लगाएंगे? कंडीशन लगाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको और, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है इज एक्टिव फॉल्स है। सपोज अगर तो इज एक्टिव फॉल्स है तो उसमें रेड आ जाए, अदरवाइज उसमें फिर ग्रीन क्लास हो जाए। तो इसको हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ पर रेड हमने ले ली, फिर डॉट ग्रीन ले ली क्लास और कलर इसको ग्रीन दे दिया, मतलब ये भी एक टेक्निक है। रेड कलर ग्रीन हो गए। तो अब हम यहाँ पर इसकी जगह पर लिखेंगे इज एक्टिव, फिर क्वेश्चन मार्क, अगर वो एक्टिव है तो इसमें रेड मूव कर दो, अदरवाइज ग्रीन मूव कर दो। सो ये मैंने लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर दी। सो अब अगर मैं ब्राउज़र में आता हूँ तो ये ग्रीन हुआ क्योंकि ये जो इज एक्टिव है ये फॉल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इज एक्टिव फॉल्स है। अगर मैं इज एक्टिव को ट्रू कर देता हूँ तो ये यहाँ पर रेड हो जाएगा। तो मैं इसको टॉगल करके आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे ये बटन हमने 2 लगाए हैं ना, अब एक और बटन हम यहाँ पर लगा लेते हैं और इसको कह देते हैं टॉगल कलर। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ v-on कॉलन क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं इज एक्टिव इज इक्वल टू नॉट इज एक्टिव कर देता हूँ, जो थोड़ी देर पहले हमने किया था। सो इज एक्टिव इज इक्वल टू नॉट इज एक्टिव। सो अब मैं अगर टॉगल पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर जो है वो एक दफ़ा ग्रीन हो रहा है, फिर रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है। सो ये जो स्टाइलिंग है ये वाली अप्लाई हो रही है यहाँ से, ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम डायरेक्टली इनलाइन स्टाइलिंग भी, ये तो हमने क्लास की,
अगर हम इसमें इनलाइनिंग स्टाइलिंग ऐड करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए फिर हमें इसी को स्टाइल प्रॉपर्टी के साथ अटैच करना होगा। यहाँ पर लिखना होगा हमें स्टाइल प्रॉपर्टी, और उस स्टाइल प्रॉपर्टी के साथ हम यहाँ पर इसको बाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी बाइंड स्टाइल, और फिर यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की सूरत में, इस डबल कोट्स के अंदर ऑब्जेक्ट की सूरत में यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज लिखनी होगी। फॉर एग्जांपल कलर इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर मुझे ये कलर यहाँ पर डिफाइन करना रेड, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेड। सो कलर रेड ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ब्राउजर में आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास रेड कलर है और वो टॉगल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ कोई कंडीशन नहीं लगाई, डायरेक्ट। और फिर उसके बाद एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर आप इस पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं जिसमें डैश आता है, फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट डैश साइज, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें कैमल केसिंग यूज़ करनी होगी। तो हम लिखेंगे फॉन्ट साइज कॉलन, और यहाँ पर फिर हम इसमें जो भी फॉन्ट साइज देना चाहें वो दे के उस पर वो फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं। सो ये तरीका है इनलाइन स्टाइलिंग को बाउंड करने का। तो इसके फर्दर हम इस पर अगर कोई कंडीशन लगाना चाहें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने रेड कलर लगाया था, सो इज एक्टिव नॉट एक्टिव, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, इज एक्टिव क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर फिर रेड फिर ग्रीन। तो ये हमने इसको इसके अंदर इसको अलग से, आई थिंक इसको अलग से हमें करना होगा। जब हम इसको इज एक्टिव करते हैं तो हम यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ एरे यूज करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास इज एक्टिव क्वेश्चन मार्क पार्सिंग एन टोकन एक्सपेक्टेड कॉमा, कॉमा क्यों कह रहा है, कॉमा तो सॉरी, तो इज एक्टिव हमारे पास ये है, और रेड कर दो, अदरवाइज इसको ग्रीन कर दो। मतलब उस पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि इज एक्टिव, अच्छा यहाँ पर ये इसको अप्लाई करना चाहिए। ये क्या कह रहा है, पार्सिंग एरर लाइन 1 अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टेड, ओके वेट, हाँ ठीक है। आई थिंक मैं जो मिस्टेक कर रहा हूँ, सो यहाँ पर अब फॉन्ट साइज है, और अगर मैं इस फॉन्ट साइज को एक मिनट थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर लगाया, और सो इज एक्टिव, अच्छा यहाँ ठीक है ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर इज एक्टिव रेड ग्रीन क्लास हम अप्लाई कर रहे हैं ना, हमने कलर अप्लाई करना है बेसिकली। तो ये कलर, तो यहाँ पर कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पर इज एक्टिव एंड रेड कामा कॉलन ग्रीन कलर। सो कलर की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करनी है कि जब हम इसको इज एक्टिव थे तो ये रेड इसमें पास कर रही है ग्रीन। ये एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, क्योंकि हम स्टाइल एट्रीब्यूट को कनेक्ट कर रहे थे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एट्रीब्यूट देना है, फिर उसके बाद उस पर जो भी आप लॉजिक लगाना चाहें आप इस तरीके से लॉजिक उस पर लगा सकते हैं, अपनी उसको डायनामिक बना सकते हैं। सो एक्टिव अगर ट्रू होगा तो उसमें रेड कलर होगा, अगर ये ग्रीन होगा तो सॉरी फॉल्स होगा तो उसमें ग्रीन होगा। ये इसके सिंपल टेक्निक्स हैं एडिंग स्टाइल्स एंड क्लास बेस्ड स्टाइलिंग डायनामिक क्रिएट करने के तरीके हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आपको मैं अगेन कहूँगा कि Vue.js3 की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको एक दफ़ा देख लें, क्योंकि इसमें और भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड वेज हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। मतलब यहाँ पर आप एक कंप्लीट स्टाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइल इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ माई स्टाइल। सो मुझे यहाँ पर माई स्टाइल की प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होगी इस तरीके से,
फिर इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा कलर रेड कॉमा फॉन्ट साइज जो भी 50 पिक्सल और लाइन हाइट जो भी प्रॉपर्टीज मैं देना चाह रहा हूँ इस तरीके से 100 पिक्सल। सो यहाँ पर हमारे पास कॉमा आएगा, इसको सेव करते हैं। अच्छा ये रेड कलर को मुझे सिंगल कोट के अंदर, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्टाइल्स हैं। अब ये सारे के सारे स्टाइल्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे हमारे इस ऑब्जेक्ट पे। इसमें कोई एरर तो नहीं है। माई स्टाइल इज इक्वल टू लाइन हाइट माई स्टाइल। अच्छा यहाँ पर हमें अगर मल्टीपल स्टाइल्स हों तो एरे की सूरत में हमें देना होगा। अच्छा चेक करते हैं कि ये एरर क्यों दे रहा है। कंसोल में हमें पता चलेगा कि एरर किस वजह से आ रहा है, क्योंकि आना तो नहीं चाहिए था एरर। अच्छा हाँ यहाँ पर ये काफ़ी सारे एरर आ रहे हैं। ये कह रहा है कि रेड इज़ नॉट डिफाइंड। ये आप अच्छा रेड तो मैंने खैर ख़त्म कर दिया था। अब ये रेड मैंने इसको ये कलर रेड सेव किया। अब इसको एक दफ़ा क्लोज करके हम दोबारा रीलोड करते हैं। सो अब ये ठीक हो गया, वो एक्चुअली उसमें एरर था। सो अब आप देख सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो रेड हो चुका है। सो ये हमने डायरेक्टली इस क्लास को अप्लाई कर दिया अपने इस। अच्छा यहाँ पर ये सिंगल ही होगा, इसको ज़रूरत नहीं थी रैप करने की, वो एरर की वजह से आई थिंक इशू आ रहा था। अब ये ठीक है। हाँ अगर आपने मल्टीपल स्टाइल्स हों, जैसे मल्टीपल स्टाइल्स हैं, जैसे यहाँ पर माई स्टाइल 1 भी है हमारा, उसमें हमने फॉन्ट फैमिली सेट की हुई है और इसको हमने एरियल कह दिया इस तरीके से। ये हमारे पास अब एक अलग से ऑब्जेक्ट है और ये एक माई स्टाइल अलग से ऑब्जेक्ट है। सो इन दोनों को अगर हम इस पर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर हम फिर एरे में इसको अप्लाई करेंगे, माई स्टाइल 1 कॉमा माई स्टाइल। तो ये ऑटोमेटिकली इन दोनों को पार्स करके हमें यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करके दे देगा। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में अब आप देख सकते हैं कि फॉन्ट फैमिली एरियल लिखा हुआ आ रहा है, फॉन्ट लाइन हाइट फॉन्ट साइज कलर सब कुछ उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर दिया। तो ये होती है हमारे पास क्लास एंड स्टाइल बाइंडिंग। सो हमने ऑब्जेक्ट सिंटैक्स को भी देख लिया, एरे सिंटैक्स को भी देख लिया और हमने ये भी देखा कि इनलाइन स्टाइल्स को किस तरीके से हम बाइंड करते हैं। सो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंडीशनल रेंडरिंग का। कंडीशनल रेंडरिंग से मुराद ये है कि हम अपने सर्टन एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया हाइड या शो करना चाह रहे हैं। जैसे हमने प्रीवियसली एग्जांपल में देखा टॉगल बटन हमने वी इफ़ की मदद से टॉगल किया। तो वी इफ़ एक सिंपल हमारे पास डायरेक्टिव है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा डायरेक्टिव है इसी के साथ रिलेटेड वो है वी शो। अब वी इफ़ और वी शो में मेन डिफरेंस जो वो है वो ये है कि वी इफ़ जो है वो उस एलिमेंट को रेंडर ही नहीं करता अगर वो ट्रू ना हो। अगर वो फॉल्स हो तो उसको रेंडर ही नहीं करेगा। मतलब अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो तो उसको रेंडर ही नहीं करेगा, ना ही वर्चुअल डॉम में ना ही एक्चुअल डॉम में। ऑन द अदर हैंड जो वी शो है वो बेसिकली सिर्फ उसकी CSS प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन कर देता है, बाकी उसको वो रेंडर करके आपको शो करता है। मैं पहले आपको वी इफ़ और वी शो में डिफरेंस दिखा दूं प्रैक्टिकली, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूं इसकी वी इफ़ की जो और पार्ट है, जैसे वी एल्स है वी एल्स इफ़ है, और इस वी इफ़ को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वी शो को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले वी इफ़ और वी शो में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर मैं VS कोड में आता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली इन सब को ख़त्म कर देता हूँ। मुझे इन तमाम की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ताकि मैं इसको स्क्रैच से आपको समझा सकूँ। सो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद मेथड्स प्रॉपर्टीज़ को भी मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। स्टाइल्स को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, शो ट्रू। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 वी इफ शो I am on the screen। ओके, सो वी इफ शो आई एम ऑन द स्क्रीन शो कर दो। सो यहाँ पर शो की प्रॉपर्टी ट्रू है। तो ब्राउजर में अगर हम जाएंगे
तो नो डाउट हमें आई एम ऑन द स्क्रीन लिखा हुआ मिला और यहाँ पर H1 में लिखा है आई एम ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर मैं इसको भी थोड़ा सा जूम इन कर लूँ तो ये देखिए यहाँ पर H1 के साथ लिखा है आई एम ऑन द स्क्रीन। अगर हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये फॉल्स हो तो क्या होगा, ये देखिए फॉल्स होगी प्रॉपर्टी, अब शो फॉल्स है। सो इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में वी इफ, और हमारा एलिमेंट यहाँ से गायब हो चुका है, हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अब अगर इसी तरीके से हम दूसरे यूज़ करते हैं वी शो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी शो इस प्रॉपर्टी को और यहाँ पर मैं ट्रू करता हूँ तो इट विल वर्क सेम लाइक वी इफ। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर ये देखिए स्क्रीन पर वो एलिमेंट रेंडर हो गया क्योंकि वो वैल्यू ट्रू है। लेकिन अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी तो भी हमारा एलिमेंट आप देखेंगे कि रेंडर होगा स्क्रीन पर, सॉरी स्क्रीन पर कह रहा हूँ डोम में। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर रेंडर हो चुका है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसके साथ डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन लग चुकी है, राइट। अगर हम इसको टॉगल करें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बटन लगा लेता हूँ और कहता हूँ कि वी ऑन क्लिक इज इक्वल टू शो इज इक्वल टू नॉट शो, और इसको मैं टॉगल कह देता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पर जब वापस आता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन लगी हुई है, और अगर मैं इसको टॉगल करता हूँ तो ये देखिए उसने सिंपली डिस्प्ले नन को रिमूव कर दिया स्टाइल को, और सिंपली यहाँ पर स्टाइल प्रॉपर्टी आ गई, दोबारा उसने डिस्प्ले नन ऐड कर दिया। तो ये मेजर डिफरेंस है वी इफ में और वी शो में। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि हम वी इफ को टेम्पलेट लेवल पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल मैसेजेस हैं H1 आई एम विद ट्रू शो, ये हमने लिखा, या इसके नीचे कुछ और सॉरी हमने कुछ डमी टेक्स्ट लिख दिया इस तरीके से, तो ये स्क्रीन पर नजर आएगा। एक टेम्पलेट हम और लगा लेते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वी इफ इज इक्वल टू शो, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी एल्स, सिंपल। तो ये दो टेम्पलेट्स मैंने क्रिएट कर दिए। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास फॉल्स है, सो इट मीन्स में ये वाली जो टेम्पलेट है, ये वाला जो टेम्पलेट है ये वाला डिस्प्ले होना चाहिए। सो ब्राउजर में गए, इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि व्यू सिंगल फाइल कंपोनेंट कैन कंटेन ऑन, अच्छा सॉरी ठीक है माय मिस्टेक, मैंने इसको कट किया यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट किया और इसी तरीके से इस वी इफ को यहाँ से कट किया और टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर पेस्ट किया और इस टेम्पलेट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, टेम्पलेट के अंदर हमने इसको यूज किया। अब ये री रेंडर, अब ये ठीक काम कर रहा है। सो आई एम विद फॉल्स शो, सो इट मीन्स एल्स वाली कंडीशन हमारी रन हो रही है। ये वाला टेम्पलेट, इस टेम्पलेट के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो रेंडर होगा क्योंकि वी एल्स ट्रू है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, सॉरी ट्रू कर दूं, तो अब जो है वो आई एम विद ट्रू शो ये वाला टेम्पलेट शो होगा। सो इस तरीके से हम टेम्पलेट लेवल पर वी इफ को यूज कर सकते हैं, लेकिन वी शो को हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ये देखिए वी शो को अगर मैं यूज करता हूँ टेम्पलेट लेवल पर तो इसने हमें एरर दिया। अच्छा चलिए मैं वी एल्स को यहाँ से खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ हम आई एम विद ट्रू उसने शो, बल्कि रिफ्रेश करने के बाद उसने इसको बिल्कुल भी शो नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों टेम्पलेट हैं लेकिन वो टेम्पलेट शो नहीं हो रहे, और वो इन पे वी शो जो है शो बेशक अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर रहा हूँ तो लेकिन वो काम नहीं कर रहा। सो टेम्पलेट पर वी शो जो है वो काम नहीं करता, यहाँ पर वी इफ काम करता है। सो इस तरीके से हमारे पास जो कंडीशनल रेंडरिंग में वी इफ है वी एल्स है, इसको हम वी इफ दोबारा कर देते हैं शो और वी एल्स। सो इसके बाद हमारे पास वी एल्स इफ भी है। वी एल्स इफ का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं, फॉर एग्जांपल इसको हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एज इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पर कहता हूँ एज इज ग्रेटर देन 18, तो या लेस देन 18, एज इज लेस देन 18, वी एफ एल्स
age is v else if age is greater than equal to 18 and age is less than 39। सो इस तरीके से हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं सो इस तरीके से हम मल्टीपल फिर वी एल्स लगा सकते हैं। एक टेम्पलेट और क्रिएट कर लेते हैं। सो ये वी एल्स होगा। सो इसमें यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है एज का, ठीक है ना, एज है ना। सो मैं एज लिखता हूँ, एज कॉलन 29। अब आपने देखना है कि ये किस में फॉल करता है, किस कैटेगरी में। ये लेस देन 18 नहीं है ना, ग्रेटर देन 18 है और लेस देन 39 है। तो इट मीन ये है ये वाला, यू आर, यहाँ पर मैं कहता हूँ यू आर अलाउड, यू आर टू यंग, you are adult and allowed, फिर you are too old, not allowed, इसको भी not allowed कह देते हैं। सो इस तरीके से भी इफ एज इज लेस देन 18 है तो कह रहेगा you are too young, not allowed। एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या एज इज लेस देन 39 है, सो इट मीन्स यू आर एन एडल्ट एंड यू आर अलाउड। अगर एज ग्रेटर देन 39 हो जाती है तो यू आर टू ओल्ड, नॉट अलाउड। सो अभी मैंने एज लिखी है 29। सो इट मीन्स यहाँ पर स्क्रीन पर यू आर अडल्ट एंड अलाउड लिखना आना चाहिए। अगर मैं 49 लिखता हूँ तो कहेगा यू आर टू ओल्ड, नॉट अलाउड। अगर यहाँ पर मैं 16 लिख देता हूँ वो कहेगा यू आर टू यंग, नॉट अलाउड। सो इस तरीके से वी इफ, वी एल्स इफ और वी एल्स को हम इस्तेमाल करते हुए टेम्पलेट्स लेवल पर डिफरेंट टेम्पलेट्स को रेंडर कर सकते हैं विद इन ओवर पेरेंट टेम्पलेट। मतलब हमें एक रूट टेम्पलेट है और उस रूट टेम्पलेट के अंदर हमें सब टेम्पलेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे और उनमें हमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। सो इस तरीके से हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं इन व्यू 3। सो कंडीशनल रेंडरिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिस्ट रेंडरिंग। लिस्ट रेंडरिंग का मतलब है कि समटाइम जो है हमारे पास डाटा एरेज की सूरत में आता है या ऑब्जेक्ट्स की सूरत में आता है। तो बजाय इसके कि हर ऑब्जेक्ट को हम उसके इंडेक्स के थ्रू मैन्युअली कॉल करें, हम Vue.js के अंदर एक डायरेक्टिव है v_for, उसको इस्तेमाल करते हुए हम लूप लगा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या एरे पर। सो सपोज कीजिए हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है या लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है या लिस्ट ऑफ ईयर्स है, कुछ भी है, और उसको हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं स्क्रीन पर। तो उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, तो मैं आपको लिए चलता हूँ वापस VS कोड में। और अगेन यहाँ पर मैं इसको कमेंट रिमूव करता हूँ तमाम टेम्पलेट्स को और शो एज को भी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू लेता हूँ स्टूडेंट्स और उसके अंदर हमारे पास लिस्ट है, ये एरे है, ये एरे के फॉर्मेट में है। और इसके अंदर हमारे पास है नेम्स हैं कुछ, जैसे इमरान है, इरफान है, उस्मान, जिब्रात, रेहान, हसना। तो ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम इनको रेंडर करना चाह रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसके लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो है v_for। तो सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूएल के अंदर मैं यहाँ पर, बल्कि इसके अंदर ही मैं लिखता हूँ v_for इज इक्वल टू और स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट, सो सॉरी स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, सो इन स्टूडेंट्स। सो पहले हम वो वैल्यू गेट करेंगे जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है और फिर उस एरे को पास करेंगे और ऑटोमेटिकली v_for जो है इस एरे के ईच एलिमेंट को इस वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। सो ये हमने लिखा v_for इज इक्वल टू स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक एलिमेंट्स इन इटरेशन एक्सेप्ट टू हैव अ v_bind की। ये एक Vue.js का एरर है, वो ये कह रहा है
कि यहाँ पर जब भी आप यूज़ करें इसको वी फॉर को, तो इसके साथ एक इंडेक्स भी यूज़ करें। फिलहाल हम उसको नहीं यूज़ करते। और यहाँ पर मैं एल आई को रेंडर करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट। सेव किया इसको। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आता हूँ, तो यहाँ पर वी बाइंड, अच्छा यहाँ पर वो हमें बाइंड कर रहा है कि भाई इसको लाजमी तुमने इसको ऐड करना है। तो हम ये करते हैं, कामा इंडेक्स कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर वी डैश बाइंड कॉलन की इज इक्वल टू इंडेक्स कर देते हैं, तो हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट की वैल्यू आएगी और इंडेक्स के अंदर उस करंट स्टूडेंट का जो भी इंडेक्स है वो हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए उसने हमें रेंडर करके दे दिया उन तमाम एलिमेंट्स को इनसाइड एल आई इस तरीके से। तो ये है सिंपल, इसकी मदद से, इस v4 की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एरे को आइट्रेट कर सकते हैं। वी बाइंड की जो है वो स्ट्रिक्ट है, अभी मतलब जो हमारा कंपाइलर था Vue.js का, उसने हमें एरर दिया कि भाई ये लाजमी की ऐड करनी है। नॉर्मली वो एरर नहीं होता, वार्निंग होती है और हमारी एप्लीकेशन रेंडर हो जाती है। इन ओवर केस उसने हमें कहा कि भाई पहले की यूज़ करो, बाइंड करो की को, तो तब आप उसको रेंडर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डाटा ऑब्जेक्ट की सूरत में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये इस तरीके से भी हो सकता है, नेम ये। अब ये हमारे पास नेम है इस तरीके से। मेक श्योर कीजिएगा कीज जो है वो सेम होनी चाहिए ताकि हम उनको इटरेट करके गेट कर सकें। सो यहाँ पर सॉरी, आई थिंक मैंने यहाँ पर लगाना था, यहाँ पर लगाना। सो ये देखें अब हमारे पास ये कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ गई। सो अब जब मैं इसको स्टूडेंट को एक्सेस करूंगा तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर मुझे इस तरीके से जेसन में डाटा नजर आ रहा है। सो इट मीन इस स्टूडेंट को मैं डॉट नेम करके इस तरीके से, ये स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट है टू एक्सेस एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू डॉट नोटेशन के साथ। तो अब जब रिफ्रेश होगा तो अगेन हमारे पास वही वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं। इन अवर केस नाउ वी आर एक्सेसिंग ईच एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट वैल्यू, और अब इस ऑब्जेक्ट को भी हम फर्दर जो है वो इटरेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इटरेट करने का भी तरीका वही है कि जब हमारे पास इस तरीके से ऑब्जेक्ट आए तो हम उसको उसी तरीके से इटरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूं वी फॉर इज इक्वल टू और नेम इन स्टूडेंट और कामा IDX, और उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली नेम, और अगेन हमें यहाँ पर वी बाइंड की इज इक्वल टू IDX करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये सेम वही रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा विदाउट एनी एरर। तो देख सकते हैं वही वैल्यूज आ रही हैं। अब हमने दो दफ़ा लूप यूज़ किया, एक दफ़ा आउटर लूप है और दूसरी दफ़ा इनर लूप है। तो इट इज़ ऑल अप टू यू किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। ये हमने यूज़ किया ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो सिंगल रिटर्न हो रहा है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। जैसे उसकी एज वैल्यू भी हो सकती है, उसकी एड्रेस वैल्यू भी हो सकती है। तो उसको हम फिर इस तरीके से आइट्रेट कर सकते हैं इन ईच ऑब्जेक्ट। सो ईच ऑब्जेक्ट में एक ही वैल्यू है इसलिए वो इसी को डिस्प्ले कर रहा है। अगर मल्टीपल होंगी तो वो उन मल्टीपल वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। सो V4 का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम इसको टेम्पलेट पर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको चूँकि हम if को भी टेम्पलेट्स पर यूज़ कर सकते हैं। सो V4 और if को कंबाइन करके हम मल्टीपल टेम्पलेट्स को विद इन टेम्पलेट्स जो है वो रेंडर कर सकते हैं, उनको हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टन लूप्स कंडीशन। तो उन पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी डिटेल में। ये सिंपल मैंने आपको एज अ बिगिनर दो तरीके बताए, किस तरीके से हम एरेज पर यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स पर लूप यूज़ करते हैं यूजिंग V4, और उसके साथ V बाइंड करना पड़ता है हमें की को। तो ये है हमारे पास लिस्ट रेंडरिंग।
तो इस तरीके से हम लिस्ट्स को रेंडर कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग का, कि Vue.js के अंदर किस तरीके से हम इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो है वो Vue.js के अंदर v-on जो डायरेक्टिव है उसकी मदद से इवेंट्स को हैंडल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए मेथड्स की प्रॉपर्टी मौजूद है। मेथड्स की प्रॉपर्टी में हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं। डायरेक्ट हम HTML के अंदर भी इनलाइन फंक्शंस भी या इनलाइन लॉजिक भी या इनलाइन कोड भी ऐड कर सकते हैं, जिसको Vue.js प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है। बट अगर आपकी लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड हो तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप मेथड प्रॉपर्टी को यूज़ करें। इसके अलावा जो इवेंट हैंडलर्स हैं, जो V-on है, वो हमें कुछ मॉडिफायर्स भी प्रोवाइड करता है। कुछ जनरल मॉडिफायर्स हैं, कुछ माउस रिलेटेड मॉडिफायर्स हैं और कुछ इवेंट रिलेटेड मॉडिफायर्स हैं, और उसके अलावा कुछ कीबोर्ड रिलेटेड और स्पेशल कीज के साथ भी कुछ मॉडिफायर्स हमारे पास Vue.js में प्रोवाइड करता है, जिनकी मदद से हम अपने कीबोर्ड को, माउस को और जावास्क्रिप्ट के जो नेटिव इवेंट्स हैं उनको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। मैं इसकी यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा। बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं इवेंट हैंडलिंग के बारे में, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप Vue.js की डॉक्यूमेंटेशन में इवेंट हैंडलिंग के सेक्शन में जाकर वहां पर डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर VS कोड में हम आते हैं। ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट और स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर मैं अगर एक इवेंट क्रिएट करना चाहूँ, सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहूँ, तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर h1 लिखता हूँ और उसके अंदर MSG वैल्यू सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर डाटा के फंक्शन के अंदर यहाँ पर एक MSG वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि स्टार्ट में एम्प्टी होगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, फिर इसमें मैं लिखता हूँ v-on क्लिक। क्लिक हमारे पास नेटिव इवेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट का। इसी तरीके से हमारे पास क्लिक के साथ माउस अप, माउस डाउन, की अप, की डाउन वगैरह के भी इवेंट्स हैं। क्लिक पे हम ये कहते हैं कि मैसेज को इक्वल कर दो वेलकम टू Vue3। अब ये जो इवेंट हैंडलिंग है कि ये हमने क्लिक इवेंट को हैंडल किया यहाँ पर V-on की मदद से, कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस बटन पर, और ये क्या करेगा, ये इस मैसेज वाली प्रॉपर्टी के अंदर जो यहाँ पर हमने क्रिएट किया इसके अंदर वैल्यू वेलकम टू Vue3 सेव कर देगा, और फिर ये h1 उस वैल्यू को एज द सेम टाइम जैसे हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा, अपडेट होगा, तो वो मैसेज को अपडेट कर देगा। तो ब्राउजर में आते हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे ही मैसेज को क्लिक करूंगा तो हमारे पास वेलकम टू Vue3 लिखा हुआ आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ यूजिंग इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग के लिए हमारे पास क्लिक के अलावा जितने भी नेटिव जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं उन तमाम को हम V-on कॉलन के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे माउस ओवर है, सॉरी MOUSE माउस ओवर है, तो इसमें हमारे पास जैसे ही हम माउस उसके ऊपर लेके जाते हैं मैसेज वाले बटन के अंदर, तो देखिए क्लिक किए बगैर ही उसने उसको वेलकम टू Vue3 कर दिया। फिर माउस रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं जैसे क्लिक डॉट लेफ्ट। इट मीन्स कि अगर मैं लेफ्ट माउस का बटन क्लिक करूंगा तो वो इस मैसेज को शो करे। यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूं तो काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो इसने हमें वेलकम टू Vue3 शो कर दिया। अगर यहाँ पर मैं राइट लिख देता हूँ कि क्लिक राइट, अब मैं अगर लेफ्ट क्लिक करता रहूंगा इस पर इस तरीके से, तो देखिए काम नहीं कर रहा। जैसे मैं राइट क्लिक किया मैंने, आल्दो ड्रॉप डाउन भी आया लेकिन हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरीके से मिडल है हमारे पास कि जब हम माउस के मिडल बटन को क्लिक करें तो ये उसके अगेंस्ट हमें कोई भी इवेंट मैसेज को डिस्प्ले कर दे। तो ये जो चीज़ें लेफ्ट राइट मिडल, ये इसके मॉडिफायर है माउस के। इसी तरीके से हमारे पास की के भी मॉडिफायर्स हैं कि हम जब की अप करें, की डाउन करें, तो उसके अगेंस्ट कोई सर्टन एक्शन जनरेट होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर मॉडिफायर्स, काफ़ी सारे मॉडिफायर्स हैं। अब इसमें जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो है फॉर्म के अंदर। जब हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो हम अपने फॉर्म को सबमिट नहीं होना देना चाह रहे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं v-on सबमिट। जब हम इसको सबमिट करें प्रिवेंट कर दो।
प्रिवेंट का मतलब है कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो हमारा पेज रिफ्रेश ना हो। सपोज मैं यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट लगा लेता हूँ। तो सबमिट अगर मैं इस फॉर्म को नॉर्मली अगर सबमिट करूँगा, सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा, तो इससे क्या होगा, हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इस प्रिवेंट को ख़त्म कर देता हूँ, वी ऑन सबमिट विद प्रिवेंट मॉडिफायर, अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा पेज को और इसको सबमिट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश हो रहा है। ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पेज रिफ्रेश हुआ। सो इस एक्सेस मॉडिफायर ने हमारे पास ये हमें एबिलिटी दे दी कि अब हम इस इवेंट को हैंडल कर सकते हैं और हमें जो है वो इसको रीसबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से इवेंट हैंडलिंग के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मॉडिफायर हैं। इसके अलावा आप जब कंट्रोल की प्रेस करते हैं किसी भी ख़ास एलिमेंट पर, सो उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मल्टीपल इवेंट्स को चेनिंग के थ्रू भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक को भी लिखा, डॉट राइट को भी लिखा, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी ऑन डॉट CTRL डॉट क्लिक, कि जब मैं कंट्रोल को प्रेस करूं और साथ में क्लिक करूं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए वो कह रहा है कि वी ऑन डायरेक्टरी डज नॉट सपोर्ट मॉडिफायर क्लिक, सॉरी यहाँ पे क्लिक डॉट CTRL, यहाँ पर इस तरीके से लिखना था कि क्लिक इवेंट के साथ हम कंट्रोल को प्रेस करें तो वो मैसेज डिस्प्ले करे। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर मैसेज में क्लिक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी इसको डिस्प्ले नहीं कर रहा। कोई भी की प्रेस करूँ, जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करूंगा और इस पे एक्चुअली जो इसमें मैकबुक में कंट्रोल की है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर दिया है कंट्रोल की। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑल्ट की इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, क्लिक ऑल्ट। तो देखिए अब उसने हमें मैसेज डिस्प्ले कर दिया। ये देखिए अब मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन मैं ऑल्ट की प्रेस करके इसको क्लिक करूंगा तो इसने मैसेज हमें डिस्प्ले कर दिया। आप खुद भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। सो इस तरीके से हम कीज, इसी तरीके से अगर हमारे पास की अप है, की डाउन है, तो ये तमाम के तमाम हमारे पास इवेंट हैंडलर के अंदर हमारे पास ये तमाम के तमाम मॉडिफायर्स हैं जिनकी मदद से हम अपने इवेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में अगेन मैं यही कहूँगा कि इवेंट्स को हैंडल करने के लिए अगर आप इनकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप इसकी Vue.js 3 की डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा ज़रूर देख लें। अब हम बात करते हैं फॉर्म इनपुट बाइंडिंग की। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट में आपको बताया था कि Vue.js जो है वो हमें 2 वे डाटा बाइंडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब जो हमारे पास डाटा फंक्शन है उसके अंदर जो हम प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करते हैं उनको हम 2 वे बाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली फॉर्म के अंदर जो इनपुट एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, सिलेक्ट है, टेक्स्ट एरिया है, जितने भी इनपुट से रिलेटेड जिनमें हम कोई ना कोई इनपुट दे सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं फॉर्म के, उन तमाम को हम 2 वे बाइंडिंग के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही कूल फीचर है ये हमारे पास Vue.js के अंदर। प्लस हमें सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होता है कि हम फॉर्म को सबमिट किए बगैर ही उसकी वैल्यूज़ को प्रोपोगेट कर सकते हैं, पॉपुलेट कर सकते हैं और उनको फेच कर सकते हैं डाटा प्रॉपर्टी के अंदर, और उनको जो भी उनमें मॉडिफिकेशन करना चाहें हम आसानी के साथ उसको मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट रिफ्रेशिंग ओवर पेज। और उसके बाद जब फाइनल हमारी आउटपुट जो भी होगी, इनपुट जो भी होगी, उसको हम सबमिट कर सकते हैं और वो भी पेज को रिफ्रेश किए बगैर। तो इसकी अगर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दूँ तो यहाँ पर ये मैंने फॉर्म क्रिएट किया है, तो इस एरिया को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसमें मैं एक इनपुट टेक्स्ट ले लेता हूँ जिसमें हमारे पास वो नेम होगा। उसके बाद इनपुट चेक बॉक्स ले लेते हैं जिसमें उसकी जो है जेंडर होगी। इनपुट चेक बॉक्स की बजाय रेडियो ले लेते हैं, जेंडर। यहाँ पर 2 इनपुट लेने हैं हमने, जेंडर ये हमारे पास है और ये भी जेंडर है, तो इसमें हम मेल लिख देते हैं और इसमें हम फीमेल लिख देते हैं। ये हमारे पास जेंडर होगी। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम इनपुट यहाँ पर
मैंने बताया था चेक बॉक्स है, इनपुट चेक बॉक्स, सो एग्री। फिर उसके बाद यहाँ पर इनपुट, बल्कि यही इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है हमारे पास। टेक्स्ट एरिया में हम नेम दे सकते हैं इसको मैसेज। फिर इसके बाद हमारे पास सिलेक्ट है, इसके अंदर हम ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शंस इनटू 4 हम 3 ऑप्शंस क्रिएट कर देते हैं। इसमें वैल्यू 1 1 2 2 3 3। तो ये हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। इस फॉर्म को हम जब सबमिट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको इसको दिखा देता हूँ फॉर्म को। तो ये हमारे पास फॉर्म है कुछ इस तरीके से। हम इस पर BR टैग लगा लेते हैं, अदरवाइज तो हमें यूज़ करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप या कोई फ्रेमवर्क, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से डिस्प्ले कर सकें। तो फिलहाल मैं BR टैग लगा लेता हूँ सबके साथ, BR। आई एम श्योर अब ये तमाम के तमाम इस तरीके से डिस्प्ले होंगे। अब लास्ट वन के साथ भी हम सिलेक्ट के साथ भी BR लगा लेते हैं। सो ये हमारे पास है। और चेक बॉक्स में हमने मैसेज ऐड नहीं किया है, डू यू एग्री। तो ये चेक बॉक्स हमारे पास एग्री या नॉट एग्री के लिए डिस्प्ले होगा। ओके, आई थिंक मैंने BR से पहले लगा दिया। ओके, टेक्स्ट एरिया में लगा दिया मैंने, है एनीवेज इधर लगाना था, डू यू एग्री। तो ये अब हमारे पास ये एक छोटा सा फॉर्म है, इसको हम बाइंड कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, एक प्रॉपर्टी है नेम की और डिफ़ॉल्ट वो एम्प्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है जेंडर की जो डिफ़ॉल्ट में एम्प्टी होगी। फिर उसके बाद हमारे पास है एग्री, फिर ये फॉल्स होगी स्टार्ट पे। फिर उसके बाद हमारे पास है मैसेज, ये भी एम्प्टी होगा। फिर हमारे पास नेम है, एज 1 2 3 एज होगी। सो यहाँ पर हम एज एम्प्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। अब मैंने कहा था कि 2 वे बाइंडिंग करनी है, तो इसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है वी मॉडल। तो यहाँ पर नेम की जगह पर हम डायरेक्टली वी मॉडल लिख सकते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी नेम। सो वी मॉडल इज इक्वल टू नेम। अब ये जो नेम है ये HTML वाला नेम नहीं है, बल्कि ये वाला नेम है जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी अपनी डाटा के अंदर क्रिएट किया है। इसी तरीके से जेंडर है, एग्री है, और इसके साथ भी हम नेम की जगह पर वी मॉडल लिख देंगे। सो ये है हमारी 2 वे डाटा बाइंडिंग। अब जो भी वैल्यूज हम इनमें चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली वो इन वैल्यूज में सेव होती जाएगी। और उसके बाद हम इसको कहीं पर भी डिस्प्ले करना चाहें, फॉर एग्जांपल फॉर्म से ऊपर मैं एक टेबल लगा लेता हूँ और यहाँ पर टी हेड लगा लेता हूँ। टी हेड में TR और इंटू TD मैं कितने 4 TD लगा लेता हूँ। पहले में हमारे पास आएगा नेम, फिर आएगा जेंडर, फिर आएगा एग्री और नॉट एग्री, फिर आएगा हमारे पास मैसेज, और लास्ट TD में हमारे पास आएगा एज। और ये हमारे पास है, इसको हम TH कह लेते हैं क्योंकि हेडिंग है। उसके बाद हमारे पास T बॉडी है। T बॉडी में अगेन TR के अंदर हम TD 4 लगा लेते हैं, 5 है ये, 5 लगा लेते हैं। और यहाँ पर अब इसी तरीके से मैं नेम को डिस्प्ले करवा लूँगा, जेंडर को डिस्प्ले करवा लूँगा, और एग्री वाली जो भी प्रॉपर्टी होगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैसेज और यहाँ पर एज। सो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म बन गया। तो देखिए यहाँ पर अब एग्री के अंदर ऑटोमेटिकली फॉल्स आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको फॉल्स दिया हुआ है। तो फिलहाल मैं इसको भी एम्प्टी कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारे पास है, अब फॉर्म के अंदर ये वैल्यूज आ गई। अब मैं जैसे जैसे देखिए फॉर्म के अंदर वैल्यूज टाइप करता जाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इमरान कासिम, तो इसने ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर दिया। मेल लिखा तो इसने ऑन लिख दिया,
मेल यहाँ पर सिलेक्ट किया, फिर फीमेल सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो गए। ये दोनों नहीं सिलेक्ट होने चाहिए थे। नेम इज इक्वल टू मेल और इसका भी सेम, नेम इज इक्वल टू मेल। एक्चुअली जो रेडियो बटन्स होते हैं उनको हमें सेम नेम देना होता है, फिर उसके बाद ही हम उसमें से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करता है। सो देखिए दोनों में वो क्लिक करने पर हमें मेल की बजाय ऑन लिखा हुआ दे रहा है। तो जो Vue.js है वो हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर आप इसके अंदर डायरेक्टली एक वैल्यू प्रॉपर्टी दे दें इस तरीके से, और इसके अंदर वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल दे दें, और इसी तरीके से ये जो हमने चेक बॉक्स दिया है इसके अंदर यस की सूरत में आप कुछ और दे सकते हैं और नो की सूरत में कुछ और दे सकते हैं। सो अब जब हमारा पेज रीलोड होगा, अब मैं इधर लिखता हूं इमरान कासिम और यहाँ से मैंने मेल सिलेक्ट किया तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेल आ गया, फीमेल सिलेक्ट किया तो फीमेल। सो डू यू एग्री, ट्रू, ट्रू की बजाय यस नो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो इसमें हमारे पास यहाँ पर यस, आई थिंक यस ट्रू इज इक्वल टू यस है और नो ट्रू इज इक्वल टू नो है। आई थिंक ये दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, नो ट्रू और यस ट्रू। आई थिंक मुझे डॉक्यूमेंटेशन में इसको देखना पड़ेगा कि ये यस ट्रू है नो ट्रू है। यहाँ पर अगर मैं एग्री करता हूँ तो आई थिंक मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर न्यू टैब में मैं डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा v3vue.js.org, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। यहाँ पर डॉक्स पे आएंगे, गाइड में आएंगे और गाइड से यहाँ पर फॉर्म इनपुट बाइंडिंग में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्स के अंदर यहाँ पर इसने हमें बताया कि यस नो, हाँ फॉल्स वैल्यू ट्रू वैल्यू है। ठीक ठीक, ये है हमारे पास ट्रू वैल्यू, यस ट्रू नहीं है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू में लिखेंगे हम आई एग्री और इसमें लिखेंगे आई डोंट एग्री। ये इस तरीके से हमने लिखा, फॉल्स वैल्यू और ट्रू वैल्यू। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन को और इस पेज को एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करते हैं। सो अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई एग्री, अगर अनचेक होगा तो आई डोंट एग्री। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि स्टार्ट में जब आपका बॉक्स अनचेक्ड होगा तो वो इस वैल्यू को उठाता है जो आपकी डाटा प्रॉपर्टी के अंदर है। आपने यहाँ पर जो भी वैल्यू दी हो, जैसे मैंने यहाँ पर दी है वैल्यू ट्रू फॉल्स की सूरत में, तो वो इन वैल्यूज़ को नहीं उठाएगा बल्कि वो उठाएगा इस वैल्यू को, एग्री वाली के। तो इसमें जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, जैसे अगर मैं यहाँ फॉल्स अब कर देता हूँ, उसके बाद मैं जब इसको रीलोड करूंगा तो ऑटोमेटिकली आई डोंट एग्री जो है वो शो हो जाएगा अब। सो अब मैं अगर बल्कि यहाँ पर मैंने फॉल्स लिखा, ओके फॉल्स लिखा है तो उसने फॉल्स शो कर दिया, अब आई एग्री और आई डोंट एग्री डिस्प्ले होगा। सो इस तरीके से हम जो है वो इवेंट्स को डिफरेंट ऑप्शंस के लिए हैंडल कर सकते हैं। तो अब ये कंप्लीट हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया। इसको हम जो भी इसमें लिखेंगे मैसेज वगैरह और यहाँ से जो भी वैल्यू सिलेक्ट करके, ये देखिए 3 ये वैल्यूज़ अब हम सबमिट कर सकते हैं, किसी भी एपीआई पर सबमिट करना चाहें या किसी फायरबेस पर सबमिट करना चाहें तो ये सारा का सारा काम अब हम इस तरीके से कर सकते हैं इनसाइड Vue.js। अब हमारे पास आज का इस क्रैश कोर्स का जो लास्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स का। सो कंपोनेंट्स की बेसिक्स को हम समझेंगे। चूँकि Vue.js एक फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस है तो इसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई कंपोनेंट्स। सो हम अपने कोड को डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं आसानी के साथ, मतलब डिफरेंट मल्टीपल व्यू फाइल्स क्रिएट करके फिर जिस जगह पर जो भी व्यू फाइल हमें चाहिए होगी वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हमारे पास कुछ पेजेस हैं। सो हर पेज के अंदर एक सेम हेडर है तो हम एक हेडर डॉट व्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे
और फिर जहाँ जहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पर हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो रीयूजेबिलिटी इज़ वन ऑफ द की फीचर ऑफ क्रिएटिंग कंपोनेंट्स। उसके अलावा कंपोनेंट्स आर सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। हर कंपोनेंट के अंदर एक टेम्पलेट टैग होगा, फिर एक स्क्रिप्ट टैग होगा, फिर एक उसमें स्टाइल टैग होगा। यहाँ पर कंपोनेंट्स की अगर आप डायरेक्टरी देखें तो उसमें हमारे पास एक hello world डॉट व्यू के नाम से एक फाइल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेम वही कॉन्सेप्ट है, स्टाइल है, स्क्रिप्ट है और टेम्पलेट है। सब की सब प्रॉपर्टीज इसकी सेम होती हैं। जो भी हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं वो हमारे रूट कंपोनेंट की तरह होता है, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हमारे पास जो रूट कंपोनेंट होता है उसके अंदर हम उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सारे कोड को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और मैं यहाँ पर इस डाटा प्रॉपर्टी को भी सारी को ख़त्म करता हूँ, मेथड्स को भी ख़त्म करता हूँ, और ये जो हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखा है इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ import hello world from dot slash components slash hello world dot view। तो ये मैंने बल्कि सॉरी इसको यहाँ पर नहीं लिखते, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में नहीं लिखते बल्कि स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब वो ये स्क्विगली लाइन का मतलब है कि हमने डिफाइन तो कर लिया लेकिन यूज़ नहीं किया इसको अभी तक। तो यहाँ पर हम इसके लिए कंपोनेंट्स वाली की को यूज करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। तो ये अब हमने इसको यूज कर लिया। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि हेलो वर्ल्ड जो यहाँ पर आपने क्रिएट कर दिया बस इसको कहीं यूज नहीं किया, तो यहाँ पर अब हम हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं इस तरीके से। सो हमारा जो तीनों स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर वापस ब्राउजर में आता हूँ तो ये देखिए ये हमारे पास कुछ कोड डिस्प्ले हो रहा है। ये सारा का सारा जो ये सारी इंफॉर्मेशन है ये हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट से हमारे पास यहाँ पर आ रही है, इस हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट के अंदर इस ऐप डॉट व्यू से आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक प्रॉप्स की प्रॉपर्टी भी मौजूद है। प्रॉप्स की प्रॉपर्टी बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमने डाटा को पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड करना हो। यहाँ पर हमारे पास मैसेज प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऐप डॉट व्यू के अंदर msg इक्वल टू, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग के अंदर लिख देते हैं वेलकम टू व्यू 3 क्रैश कोर्स। इसको सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद जब हम ब्राउजर में दोबारा आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू व्यू 3 क्रैश कोर्स। अब इस कंपोनेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने कहीं पर भी किसी जगह पर भी मैंने ये चीज़ नहीं लिखी कि कहाँ पर इसको डिस्प्ले करना है, बल्कि ये चीज़ लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू के अंदर। ये MSG है जो कि एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर ऊपर इस जगह पर H1 के अंदर MSG को वो डिफाइन कर रहा है, रेंडर कर रहा है। सो हमने क्या किया, हमने डाटा को पास किया फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट टू द चाइल्ड। अब ये पेरेंट कैसे है, क्योंकि इसके अंदर इसके स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड को फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू फाइल। सो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली अपने पेरेंट से चाइल्ड को जो डाटा है वो ट्रांसमिट कर दिया। मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट टू चाइल्ड यूजिंग प्रॉप्स। सो यहाँ पर आप प्रॉप्स बनाएंगे और उन प्रॉप्स की जितने भी आप उसमें स्ट्रिंग दे सकते हैं, एरे दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, और यहाँ पर मल्टीपल प्रॉप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जितनी भी प्रॉप्स आप क्रिएट करना चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। सो यह है हमारे पास सिंपल तरीका शेयरिंग द डाटा फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड कंपोनेंट्स। सो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम जो है वो डाटा पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड यूजिंग प्रॉप्स। सो प्रॉप्स की मदद से हम पेरेंट से चाइल्ड को डाटा सेंड करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम कोई डाटा चाइल्ड से पेरेंट की तरफ सेंड करना चाहें तो इसके लिए हम इवेंट एमिटिंग की टेक्निक को यूज़ करते हैं। थोड़ी सी शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन इसको गौर से समझिएगा तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सो सबसे पहले स्टेप में हमें एक इवेंट एमिटर क्रिएट करना होता है चाइल्ड में। तो मैं यहाँ पर इस सारी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ ताकि कोड ज़्यादा क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ। इस बटन पे मैं लिखता हूँ सेंड मैसेज।
सो ये मैसेज कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ। सो मैं ये कहता हूँ कि v-on क्लिक इज इक्वल टू एमिट करो एक मैसेज सेंट इवेंट को, और उसके साथ मैसेज जो मैं यहाँ पर दूंगा वो होगा मैसेज हैज बीन सेंट सक्सेसफुली। अब ये जो मैसेज मैं कैप्चर करना चाह रहा हूँ पेरेंट के अंदर, सो पेरेंट के अंदर इसको कैप्चर करने के लिए इस मैसेज सेंट इवेंट को हम यूज करेंगे ऑन द कंपोनेंट। यहाँ पर ऐप व्यू के अंदर आएंगे और जहाँ पर हमने इसको क्रिएट किया hello world डॉट व्यू में, सो hello world के जो हमने टैग लगाया उसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे v-on और उसको मैसेज सेंड पास कर देंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ msg इज इक्वल्स टू, बल्कि यहाँ पर गेट मैसेज का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम मेथड्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और उसमें गेट मैसेज और यहाँ पर वो msg, फिर उस msg को इस वेरिएबल के अंदर मैसेज की एक प्रॉपर्टी लेकर डाटा प्रॉपर्टी इसके अंदर हम सेव कर देते हैं। सो मैसेज इस तरीके से हम इसके अंदर स्टोर कर देते हैं और इस मैसेज को अब हम h1 की मदद से यहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं इस तरीके से। सो ये टेक्निक होती है कि सबसे पहले आप एमिट करेंगे $, एमिट के जरिए। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं विद इन मेथड्स और कंप्यूटर प्रॉपर्टीज तो दिस $एमिट लिखेंगे आप, दिस $एमिट। सो अब हम इसको टेस्ट करते हैं और यहाँ पर ये हमारा पेज रिफ्रेश अभी तक नहीं हुआ, रिफ्रेश होना चाहिए था। लेट मी सी, कोई एरर तो नहीं है? नहीं, कोई एरर नहीं है, इसको रिफ्रेश होना चाहिए था। अब ये देखिए जैसे मैं शो मैसेज को क्लिक किया, मैसेज हैज बीन सेंट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब ना तो ये मैसेज यहाँ पर है और ना कहीं पर वेरिएबल में, ये मैसेज आ रहा है हमारा हेलो वर्ल्ड से। सो एक तो इसका तरीका ये है। दूसरा, अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं इनसाइड मेथड्स तो इसका तरीका ये होगा, सेंड मैसेज के नाम से आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसको आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर मेथड्स के अंदर और सेंड मैसेज ये फंक्शन होगा और उसके अंदर अब आप यूज करेंगे दिस $एमिट इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। डायरेक्टली आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी, और इस मैसेज को आप किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप डाटा ले लें और उसके अंदर रिटर्न कर लें मैसेज को इस तरीके से और फिर उसको यहाँ पर दिस डॉट मैसेज कह लें इस तरीके से। सो इस तरीके से भी हम इसको डाटा को सेंड कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरेज भी हो सकता है, एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट भी, कुछ भी हो सकता है। आप इसको सेंड कर सकते हैं पेरेंट को। सो यहाँ पर हम इसको एक दफ़ा फिर रिफ्रेश करते हैं और सेंड मैसेज पर क्लिक करते हैं। सो मैसेज हैज़ बीन सेंट सक्सेसफुली। जो गौर करने वाली चीज़ वो ये है कि इवेंट को जो इमिट होगा उसको जो कैप्चर करेंगे वो कैप्चर आप उसी कंपोनेंट के ऊपर करेंगे। सो इस कंपोनेंट, इसको अगर मैं v-on मैसेज सेंड को यहाँ से कहीं और कैप्चर करने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कैप्चर करना चाहूँ और इसको पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये कैप्चर नहीं होगा। समटाइम कुछ दोस्त ये मिस्टेक कर जाते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसको आपने हमेशा उस कंपोनेंट के ऊपर लिखना है जिस कंपोनेंट के अंदर आपने इवेंट एमिट किया है, देन इट विल वर्क। इसको एक दफा फिर रीलोड करते हैं, आप सेंड करते हैं। सो मैसेज हैज बीन सेंट सक्सेसफुली। सो ये था हमारा मैसेज को कैप्चर करने का तरीका फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। सो हमारे तमाम टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो लास्ट में मैं कुछ बोनस टिप्स आपको देना चाहूँगा कि जितने भी हमने देखे हैं इवेंट्स, जितने भी Vue.js के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स देखे हैं या टेम्पलेट्स एंड टैक्सेस देखे हैं, उनके शॉर्ट हैंड्स भी हमारे पास अवेलेबल है। इसमें सिर्फ हमारे पास जो मैं यहाँ पर आपको टाइप करके बता देता हूँ, v-on है, इसका जो शॉर्ट हैंड है वो है @। सो जहाँ पर भी आप v-on कॉलन लिखना चाहें वहाँ पर आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा v-on कॉलन क्लिक तो आप @click लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा v-on की अप तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं @की अप। ये है हमारे पास शॉर्ट हैंड। इसके अलावा जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं बाइंडिंग से रिलेटेड, जैसे v-text है,
सॉरी वी बाइंड है, एक्चुअली वी बाइंड मेथड जो प्रॉपर्टी, उसके लिए आप वी बाइंड को शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिख सकते हैं सिंपल कॉलन। सो अगर मैंने लिखना हो वी बाइंड टाइटल तो मैं सिंपली कॉलन टाइटल लिखूंगा तो वो उसके साथ बाइंड कर देगा। सो वी बाइंड के लिए हमारे पास ये टेक्निक है टाइटल, और वी बाइंड कॉलन के साथ बजाय हम ये लिख देंगे। तो ये दो जो है हमारे पास शॉर्ट हैंड नोटिफिकेशंस है। इसके अलावा जितने भी एट्रीब्यूट हैं, वी वंस है, वी मॉडल है, वी इफ है, वी शो है, इनको हम एज इट इज लिखेंगे। सो ये थी एक बोनस टिप। इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर जो है वो डेव टूल व्यू की जो एक्सटेंशन है, ये वाली, इसको कहते हैं व्यू क्रोम एक्सटेंशन, इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसकी मदद से आप इंतहाई आसानी के साथ अपने इस Vue.js के कोड को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास डाटा के अंदर प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और उनको किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और ये देखिए यहाँ पर इसमें हमारे पास जो भी इसकी डाटा प्रॉपर्टीज़ होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, जो भी इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ राइट साइड पर शो होंगी। तो ये एक्सटेंशन जो है व्यू क्रोम एक्सटेंशन, इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो इसी बात के साथ मैं अपने इस क्रैश कोर्स को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आई नो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी होंगी, स्पेशली जो Vue 3 से रिलेटेड इसके जो फीचर्स हैं उस पर मैं अलग से एक क्रैश कोर्स बनाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि न्यू यूज़र जो सिंपल Vue 3 से स्टार्ट कर रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए कि Vue 2 में क्या था, Vue 3 में क्या था। इसलिए मैंने उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, ना ही मैंने बताया। सो इवन इफ़ आप अगर आपने Vue 2 की सीरीज़ को देखा हुआ तो इस क्रैश कोर्स से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में और या किसी क्रैश कोर्स में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।